ये है टॉपिक आज का ना यार, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी और बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब, आपको मैंने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने कहा था कि एनर्जी के कई सारे फॉर्म होते हैं, मल्टीपल फॉर्म्स होते हैं एनर्जी के, है ना। उसमें से मैंने कुछ फॉर्म्स आपके साथ प्रीवियस क्लास में मेंशन किया था, इसके डिफरेंट फॉर्म्स कौन कौन से हैं। तो इसके डिफरेंट फॉर्म्स में ये कहा गया था कि साउंड भी एनर्जी का ही फॉर्म है, मतलब वो वेव के फॉर्म में है, लाइट के फॉर्म में एनर्जी होती है, हीट के फॉर्म में एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, इनके तो नाम में ही एनर्जी है, ये सब कई सारे फॉर्म है। फिर हमने कहा था केमिकल एनर्जी होती है, ठीक है जी। उसके बाद आगे चल के आपसे डिस्कस हुआ था कि और आगे एडवांस पढ़ोगे तो न्यूक्लियर एनर्जी होती है। मतलब इस तरीके से करके ना अलग अलग फॉर्म्स हैं एनर्जी के। मतलब कुल मिलाकर के हमारा पूरा यूनिवर्स जो है ना, पूरा ये यूनिवर्स जो आप देख रहे हो, जो भी सुबह से लेके शाम तक आपके साथ होता है, आप जो कुछ करते हो, इट इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ एनर्जी। सब जगह एनर्जी इन्वॉल्व है, सब में, सुबह से लेके इवनिंग तक। कोई भी एक्टिविटी आप करते हो विदाउट विदाउट क्या कह सकते हो कि विदाउट एनर्जी कोई काम हो ही नहीं सकता, हर जगह एनर्जी चाहिए होती है। अब हम एक्टिविटी क्या करते हैं उसमें डिपेंड करता है कि किस टाइप की एनर्जी चाहिए आपको, है ना। जैसे कि अगर आप कोई लेबर वर्क करना चाहते हो, लेबर वर्क होता है जिसमें मतलब कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, तो आपको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। आपको बोलना है, स्पीच देनी है, तो आपको साउंड एनर्जी चाहिए। कुछ दिखाना है कहीं पर डार्कनेस में, तो लाइट की एनर्जी चाहिए। कोई चीज गर्म करनी है तो ऑब्वियसली हीट एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो ये एनर्जी हर जगह इन्वॉल्व है, अलग अलग टाइप की, डिपेंड करता है एक्टिविटी कौन सी हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पर। और मैंने कहा था कि इस चैप्टर के अंदर हम जिस एक्टिविटी की बात कर रहे हैं वो बॉडी के मोशंस की बात होती है, काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, और बॉडी की लोकेशंस की, पोजीशंस की। तो पोजीशन से रिलेटेड हमारा पोटेंशियल एनर्जी आ गया, और बॉडी की वेलोसिटी यानी मोशन से रिलेटेड हमारे लिए काइनेटिक एनर्जी का टर्म आ गया। तो ट्रांसफॉर्मेशन ये कहता है कि जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी, वो कभी भी खत्म नहीं हो सकती है। जितनी भी एनर्जी है इस यूनिवर्स में या किसी भी ऑब्जेक्ट के पास, वो एनर्जी कभी खत्म नहीं हो सकती है। वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर जाती है। तो इसी को कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब एनर्जी अपना जो है ना, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो आप, बट उसको कभी भी खत्म नहीं कर सकते हो। ये बात समझ में आ रही है? बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इसको अगर आप साइंस के लेवल पर देखो, स्पिरिचुअलिटी के लेवल पर देखो, गॉड के लेवल पर देखो, तो सब जगह ये बातें ट्रू है। किसी भी एंगल, यस इस बात को आप किसी भी एंगल से समझ सकते हो कि इस दुनिया में कोई भी चीज खत्म नहीं होती है कभी, है ना। मैं थोड़ा आउट ऑफ कंटेस्ट जाके बात कर रहा हूँ, मतलब अभी तो तुम लोग बहुत छोटे हो इन सब बातों को समझने के लिए, बट फिर भी, है ना, जो हमारा श्रीमद् भगवत गीता है उसमें भी यही बातें कही गई हैं, दूसरे तरीके से कही गई हैं। सब बुद्धिज्म में भी यही है। बुद्धिज्म में तक, हर जगह, हर रिलीजन में, हर सब बड़े बड़े लोगों ने यही बात कही है कि आप कभी खत्म नहीं हो सकते हो। ऐसा नहीं कहते लोग, सुनने में नहीं आता, आप सुनते होगे कि इवन डेथ के बाद भी आदमी खत्म नहीं होता, वो किसी और, यस दलाई लामा यही बोलते हैं वो उसका हर ट्रांस, लेक्चर में। हाँ बिल्कुल। तो ये लोग बड़े लोग हैं बच्चा, इन लोगों की रिसर्च है, इन लोग के पास जो नॉलेज है वो हम लोग के पास भी नहीं है। तो ये एक ऐसी पॉइंट आप डिस्कस कर रहे हो जो जो फैक्ट है, ट्रुथ है, ठीक है। कोई भी चीज डिस्ट्रॉय नहीं, इस यूनिवर्स में कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं होता, वो सिर्फ ट्रांसफॉर्म होता है। जैसे कि पानी है, ठीक है, मान लो पानी को हम बॉयल करते रहें 2 घंटे 3 घंटे तक, क्या होगा? पानी को आप बॉयल करो, इवेपोरेट हो गया, तो पानी खत्म हो गया। इवेपोरेट हो जाएगा। इसका मतलब पानी खत्म हो गया? नो सर। पानी ने अपना फॉर्म बदल दिया ना, पानी ने अपना फॉर्म बदल दिया, लिक्विड की जगह किस में चला गया वो? गैसेस गैसेस में। तो ये भी, हाँ पेपर, तो ट्रांसफॉर्मेशन ही तो हुआ, है ना। आप आइसक्रीम लाते हो, बिल्कुल सॉलिड सॉलिड आइसक्रीम होती है, थोड़ी देर के लिए बाहर छोड़ दो गर्मी में, वो पिघल जाती है, लिक्विड हो गई, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो चीज वही है, उसका फॉर्म बदला है खाली। पहले वो सॉलिड के फॉर्म में थी, टेस्टी आइसक्रीम थी वो, अभी वो लिक्विड के फॉर्म में आ गई, मजा नहीं आ रहा उसमें। तो सेम चीज, ऐसे ही कुछ चीजें हम अपनी एनर्जी के बारे में बोलते हैं कि एनर्जी जो होती है वो सिर्फ अपना हुलिया बदल सकता है, अपना फेस बदल सकता है, लेकिन वो एक्चुअल में खत्म कभी भी नहीं होती, ना कभी खत्म होती है, ना कभी क्रिएट हो सकती है। दैट मीन्स कुल मिलाकर के ये कहा जाता है कि एनर्जी के बारे में बड़ा एक फेमस सा स्टेटमेंट है एनर्जी के बारे में, दैट इट कैन नॉट बी क्रिएटेड और इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो सर ये एनर्जी का ओरिजिन कहाँ से हुआ था? यही क्वेश्चन मार्क है बच्चा, यही क्वेश्चन मार्क है कि एक्चुअल में इस एनर्जी का
ओरिजिन कहाँ पर है। और ये क्वेश्चन मार्क यही हो गया, ये इसी तरीके का क्वेश्चन मार्क हो गया कि ये यूनिवर्स कैसे आया, है ना, मतलब इस यूनिवर्स की स्टार्टिंग कहाँ से हुई है। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जो अभी स्टार्टिंग से थी उतनी अभी तक है, हाँ बस उसका फॉर्म चेंज हो। फॉर्म बदल रहा है ना, उसका डिफरेंट फॉर्म हो रहा है। अच्छा बताओ, अल्टीमेटली सुबह से लेकर शाम तक क्या हो रहा है आपका पावर स्टेशन में, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बनती है वहां पर पावर स्टेशन में अगर हम कोल प्लांट्स की बात करें, हालांकि अब तो आउटडेटेड हो चुके हैं, तो कोल को बर्न करते हो तो उसमें हीट है, उसको हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में लेकर के आते हैं, और फिर उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप अपने घरों में डिफरेंट फॉर्म में यूज करते हो। किसी मोटर में लगा दिया तो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, किसी फैन में लगा दिया तो विंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, बल्ब में लगा दिया तो वापस लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो इस तरीके से एनर्जी सिर्फ अपना फॉर्म बदलती है, और ये फिजिक्स का बड़ा प्यारा स्टेटमेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इस दुनिया की कोई भी एनर्जी कभी भी आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो। बहुत बिगेस्ट स्टेटमेंट कह रहा हूँ, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। जैसे अभी लड़की ने कहा, अभी सृष्टि ने कहा कि दलाई लामा ने भी ये बातें कही है, बट उन्होंने बातें दूसरे कंटेस्ट में कही है, उन्होंने लोगों के स्पिरिचुअल होने के लिए कहा है। ठीक है, ये बात Yes, हम sir. हाँ ये बात हम जो कर रहे हैं न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, बट दोनों में कनेक्शंस हैं, दोनों में कनेक्शंस हैं। ठीक है। अच्छा, हम लोग मान लो खाना खाते हैं तो हमारे बॉडी में एनर्जी आ जाती है, जैसे खूब मान लो भूख लगी हो, खाना वाना खा लो तो एनर्जी नहीं आ जाती बॉडी में। सर आ जाती है। सर तो अब ये बताओ ये एनर्जी आपने क्रिएट करी है? नहीं सर, फूड नो सर, अंदर आके सर, तो जिस उसी फूड टाइम तो इसका मतलब जिस फ्रूट को आपने खाया था उसमें एनर्जी थी, यस सर, उसको आपने यूज किया अपनी मस्कुलर एनर्जी में, यस सर। तो ये भी ट्रांसफॉर्मेशन है। इस तरीके से सब जगह ट्रांसफॉर्मेशन है। बट ये हमारा टॉपिक नहीं है, मैं इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें नहीं जाने वाला, क्योंकि फिर वो हम लोग बाबा वाली बातें होने लगेंगी ना, कि बच्चा इस संसार में क्या करना है तुम्हें, तो वो वाली बातें होने लगेंगी, है ना। सर एक चीज पूछनी थी। हाँ पूछो। सर मैंने कहीं पढ़ा था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और मास ये मतलब गलत प्रूव हो गई थी अल्बर्ट आइंस्टाइन के मास एनर्जी इक्विवेलेंस की वजह से। नहीं नहीं, गलत नहीं प्रूफ हुई थी। देखो, न्यूटन का लॉ मैंने बताया था 1600 सेंचुरी में आया था, और आइंस्टाइन अभी उसके करीब 400 साल बाद का लॉ है। ये गलत नहीं हुआ है। न्यूटन ने कहा था कि इस यूनिवर्स में एनर्जीज का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। आइंस्टाइन ने ये कहा कि नहीं, एनर्जी का और मास का आपस में भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ये मॉडर्न फिजिक्स में कहा गया है कि कभी कभी मासेस जो होते हैं, मासेस रिड्यूस कर जाते हैं। मतलब मॉडर्न फिजिक्स में ये कहा गया है कि मास जो है ना, बॉडी का जो मास होता है वो भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ऐसे समझो, मॉडर्न फिजिक्स कहता है कि बॉडी का मास वो भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और न्यूटन के टाइम तक मास बॉडी के मास को हम एनर्जी में कंसिडर नहीं करते थे, हम ये कहते थे कि मास एक अलग चीज है और एनर्जी एक अलग क्वांटिटी है। और यही आइंस्टाइन ने, न्यूटन को गलत नहीं प्रूव किया उन्होंने, उसको रेक्टिफाई कर दिया, ऐड कर दिया कि जो आपने कहा है वो बिल्कुल सही है, लेकिन हम मास को भी एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी को भी हम मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। ठीक है ना। और उनकी एक बड़ी फेमस इक्वेशन होगी, कहीं भी अगर आप आइंस्टाइन की फोटो देखोगे तो एक बड़ी फेमस इक्वेशन आती है वहां पर, E is ऑलमोस्ट। equals to mc square वाला I think. हाँ ये आप कभी भी देखोगे तो आप, क्या है ये? सर एनर्जी का फॉर्मूला है। मास Energy एनर्जी equals to mass into नहीं, speed of light का इसको square. कभी कभी समझना है, इसके पढ़ना क्या लिखा है। इस इक्वेशन के आगे हमेशा ये लिखा होता है, मास एनर्जी इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंट। पता है आपको इसके बारे में क्या है? सर Yes, इतना sir. पता है कि सी की वैल्यू बहुत बड़ी है। नहीं, स्टेटमेंट तो स्पीड सुनो। ऑफ लाइट है। देखो, फिजिक्स पढ़ने के लिए ना आपको ये समझना पड़ेगा कि साइंटिस्ट लोग क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। कोई भी साइंटिस्ट फॉर्मूला नहीं देता यार, वो आपको फैक्ट बताते हैं। फॉर्मूला तो मैथमेटिक्स हो गई, E इक्वल टू MC स्क्वायर इज ए मैथमेटिक्स, बट अल्टीमेटली इसके पीछे का मैसेज क्या है हमारे लिए, कि एनर्जी राइट लेफ्ट साइड पर कैपिटल E मतलब एनर्जी, और राइट साइड पर मास, और इक्वल टू लगा है, यानी कि एनर्जी और मास एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट का मतलब अगर मास है तो एनर्जी है, और एनर्जी है तो मास है। ठीक है ना, ये सर कहा गया है। मतलब ये कह सकते हैं कि जिस बॉडी में एनर्जी है उसमें मास होगा। बिल्कुल बिल्कुल कहेंगे। और सर सर लाइट बट जो होती है वो मासलेस लाइट होती जो है या है मास वो होती तो है? मासलेस होती है, तो उसके पास एनर्जी कैसे होगी? नहीं देखो बच्चा सुनो,
लाइट मासलेस है, ये पॉइंट कहाँ लिखा, मतलब ये पॉइंट तो अभी भी स्टिल डिबेट पे चल रहा है कि लाइट मासलेस है या नहीं है, समझे। ये तो अभी भी हम लोग अभी तक की जो थ्योरीज हैं, देखो अभी भी लाइट के बारे में 100% क्लैरिटी किसी के पास भी नहीं है। मतलब आप ये मत समझना कि फिजिक्स जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, अभी बहुत सारे ऐसे फैक्ट है जिनका मिस्ट्री है, अभी तक किसी को नहीं पता उसके बारे में कि क्या हो रहा है। ये रिसर्च अभी भी चल रही है इनके ऊपर। लाइट में अभी तक ये माना जाता था कि ये एक, देखो लाइट के बारे में तो क्या है कि पहले ये मानते थे कि ये एक वेव है, फिर आइंस्टाइन के बाद इसको ये मानने लगे लोग कि ये एक पार्टिकल है, पार्टिकल। उस पार्टिकल का एक नाम दे दिया गया फोटोन करके, यस फोटोन। ठीक है, फिर उन लोगों ने कहा कि फोटोन में मास नहीं होता। तो अब ये एक नया कंसेप्ट है, ऑल टुगेदर डिफरेंट कंसेप्ट है। जब आप इसमें एंटर करोगे ना तो ये मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है। अब इसमें तो ये भी कहा जाता है कि कोई बॉडी स्टेशनरी है तो उसका अलग मास होगा, और अगर बॉडी चलेगी तो उसका मास अलग हो जाएगा। ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टाइन की है, एक अलग पूरा कंसेप्ट है, उसका टॉपिक यही कहलाता है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसमें वो ये बताना चाहते हैं कि अगर आप ट्रैवल करते हो तो आपकी बॉडी का मास चेंज होता है, और अगर आप बैठे होते हो तो आपकी बॉडी का मास कुछ और होता है। अब हमको सुन करके बड़ा अजीब लगेगा, हमें और आपको सुन करके ये बात अजीब लगेगी, यार ये कौन सी बात हो गई। इसका मतलब अगर मैं घर में हूँ 60 किलोग्राम का हूँ, और मैं कार में बैठ के कहीं जा रहा हूँ या फ्लाइट में बैठ के कहीं जा रहा हूँ, तो मैं 60 किलोग्राम से ज्यादा हो गया या कम हो गया। सर, बट बोला जाता है कि जो मास है हमेशा एक प्लेनेट पे तो हमेशा वो सेम रहता है, वो कभी तो चेंज ये नहीं होता। देखो बच्चा, ये सुनो पहले, डिफरेंशिएट करो। देखो ये जो कहा जाता है ना वेदिका, कोई बात नहीं है, ये जो कहा जाता है, देखिए क्या होता है ना, कौन सी चीज कब कही गई है इस पर देखो आप, है ना। जैसे कि ये जो बात कही गई कि मास हर जगह कांस्टेंट होता है, ये आपका न्यूटन का पार्ट है। एक्चुअली फिजिक्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक हम पढ़ते हैं क्लासिकल फिजिक्स, और एक आप पढ़ते हो मॉडर्न फिजिक्स, दो होते हैं। और अभी अब तो उससे भी अपग्रेड होकर के अब क्वांटम फिजिक्स आ चुकी है, जानते हो। मॉडर्न फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स मतलब उसको बोलते हैं न्यूटोनियन फिजिक्स। न्यूटोनियन सर, फिजिक्स उसे बिग मतलब, पार्टिकल्स के बारे में पढ़ना पड़ता है। हाँ न्यूटन ने कहा था। हाँ, और आइंस्टाइन ने उन चीजों को एटॉमिक लेवल पे देखने की बात करी, छोटे लेवल पर। तो सर सर, देखिए, और मॉडर्न फिजिक्स के अंदर तो क्वांटम फिजिक्स आता है। हाँ तो सर इससे क्वांटम क्वांटम फिजिक्स और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करें। मैंने और छोटे पार्टिकल्स के बारे में है, उसमें फोटोन और ये सब बड़ा मतलब नई टॉपिक है वो और वो इतनी उतनी मॉडर्न है कि अभी तक उसके बारे में लोगों को पता ही नहीं चल पा रहा है। अभी टाइम ही कितना हुआ, सर, बट 1914, जो 1914 या 1919 के आसपास तो ये मॉडर्न फिजिक्स एक तरीके से स्टार्ट हुई। अभी 100 साल हुए इसको, 100 ईयर्स में कुछ नहीं मालूम कर सकते आप फिजिक्स में। तो इसको देखो, हम लोग का टॉपिक नहीं है, इसलिए इसको इसको हम लोग अभी बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे, वरना पे टाइम भी किल होगा हमारा। और है ना, ये जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो, तो हम जो पढ़ रहे हैं वो न्यूटोनियन फिजिक्स यानी कि क्लासिकल फिजिक्स पढ़ रहे हो। और क्लासिकल फिजिक्स में मास अलग क्वांटिटी है और एनर्जी अलग क्वांटिटी है। ये है, फिर से डिफरेंशिएट कर दे रहा हूँ, क्लासिकल फिजिक्स में। मॉडर्न फिजिक्स में ये दोनों एक ही बातें हैं। यही आइंस्टाइन का कहना है कि मास एनर्जी इक्विवेलेंट है। तो हम इस थ्योरी को इस चैप्टर में इंप्लीमेंट नहीं करेंगे यार, आप समझ रहे हो मेरी बात। यस सर। यस हाँ, सर। मॉडर्न फिजिक्स का जो इम्पैक्ट है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर है, प्रोटॉन के ऊपर है, छोटे पार्टिकल्स पर है। और हम जिनकी बात करते हैं वो क्या है, ट्रक, ट्रेन, ये तो क्लासिकल ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, ये एटॉमिक पार्टिकल तो है नहीं। तो इनके लिए न्यूटन वाले फिजिक्स काम करती है, और छोटे पार्टिकल्स के लिए आइंस्टाइन वाली फिजिक्स काम करती है। और आगे आपको बताया जाएगा कि जो आइंस्टाइन का स्टेटमेंट है वो भी न्यूटन के ही बेस पर है, मतलब न्यूटन को गलत नहीं साबित किया उन्होंने। सिर्फ ये कहा कि भाई न्यूटन तुम इनकम्प्लीट थे, मैंने तुम्हारी बात को कंप्लीट कर दिया। तो थोड़ी और इम्प्रूव स्टेटमेंट दी। बिल्कुल बिल्कुल, उसका और रेक्टिफाई कर दिया और उसमें रिसर्च कर दी। तो ये तो होता रहेगा, कल को पता चला भाई कोई आइंस्टाइन की स्टेटमेंट को रेक्टिफाई कर देगा। ये तो साइंस में तो कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि बस ये फाइनल है, कोई नहीं जानता। कल को हो सकता है कि आइंस्टाइन के आगे कोई और थ्योरी आ जाए, है ना बच्चा। ये गलत कभी नहीं होते। इट इज जस्ट लाइक मोबाइल ऐप, जो हर कुछ दिन बाद अपडेट नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ अपडेट्स होते कि नहीं होते। यस सर। Yes, sir. ऐसे मानो साइंस अपडेट हो रही है, कुछ नए फीचर्स ऐड हो रहे हैं उसमें।
चलिए बच्चा, तो हम लोग फिलहाल अभी जो क्लासिकल फिजिक्स की बात कर रहे हैं उसके अंदर बात कर लेते हैं यार कि क्लासिकल फिजिक्स में हम मॉडर्न वाली कोई बात नहीं करेंगे, है ना। और इसमें सिर्फ ये है कि एनर्जी जो है वो एनर्जी और मास डिफरेंट है, पहली बात तो ये क्लासिकल फिजिक्स में। और एनर्जी के मल्टीपल फॉर्म्स हैं और सिचुएशन के हिसाब से कोई भी एनर्जी किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो आप। साउंड को हीट में, हीट को काइनेटिक में, केमिकल को हीट में, मतलब वो डिपेंड करता है। उसके लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करनी होती है हमें। तो जब भी कोई एक्टिविटी करोगे एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पर हम जिस एनर्जी की बात करने जा रहे हैं, देखो मैं बताऊँ, यहाँ पर भी देखो लिखा है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट इज एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। इसको आप न खत्म कर पाओगे ना क्रिएट कर पाओगे कभी भी। अच्छा, और एक और चीज़ बताओ, कभी आपने यहाँ पढ़ा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? कभी आपने सुना आज तक ये चीज कि इसके आगे लॉ लिखा हो? प्रिंसिपल ऑफ यस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लिखा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं होता कभी। क्यों नहीं होता, बता सकते हो क्यों नहीं होता? क्योंकि सर लॉ लॉ चेंज नहीं हो सकता बट प्रिंसिपल चेंज हो सकता है। राइट, क्योंकि ये जो बात कही जा रही है ये एटॉमिक लेवल पे जाकर के सही नहीं है। एटॉमिक लेवल पर ये चीज फेल हो जाती है, तो इसको मैं लॉ नहीं कह रहा, प्रिंसिपल कह रहा हूँ। सर बट केमिस्ट्री में तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोला जाता है। गलत बोलते हैं, गलत बोलते हैं, वो गलत लॉ बोलते ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। सर वो लॉ ऑफ हाँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन कंजर्वेशन ऑफ मास है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है। कभी नहीं हो सकता बच्चा। ये प्रिंसिपल मतलब होता है जो आप एक फैक्ट, बट इट कैन नॉट बी स्टेटेड एज अ लॉ विच विल वर्क इन एवरी कंडीशंस, नहीं होगा। सर हर कंडीशन में सर ये ट्रू नहीं है पर कुछ में है। हाँ, क्लासिकल फिजिक्स में है बच्चा, जिन बॉडीज जिनके मोशंस हम लोग पढ़ते हैं उनमें है। हम कौन सा एटॉमिक लेवल पे जाकर के कोई क्वेश्चन करने जा रहे हैं, या हम कौन सा एटॉमिक लेवल की स्टडी कर सर क्वांटम फिजिक्स ही सही। अब उसकी बात ना करे बच्चा, उसमें बेकार हो जाएगा मतलब टॉपिक। अब देखो, इट कैन ओनली बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर फॉर्म, but some of the various energies in the universe, in this universal is remains constant। वही मैं आपसे जो स्टार्टिंग में कह रहा था, टोटल एनर्जी नहीं बदलेगी। मतलब केमिकल एनर्जी मान लो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, तो टोटल तो उतना ही रहा ना, बस केमिकल की बजाय इलेक्ट्रिकल हो गया, वो फॉर्म बदल गया। अब हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं ना वो है इन केस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। हम जो डिस्कस करेंगे वो मैकेनिकल एनर्जी, जिसमें दो पार्ट्स आते हैं मैकेनिकल एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी आता है और पोटेंशियल एनर्जी। बाकी सारे फॉर्म नॉन मैकेनिकल एनर्जी हैं। हीट नॉन मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी नॉन मैकेनिकल है, न्यूक्लियर एनर्जी नॉन मैकेनिकल है, साउंड लाइट ये सब अलग है। तो अभी जो हमारा अटेंशन है, हमको जो चीज़ पढ़नी है, बिकॉज अभी हम स्टिल क्लास 9th में, यार बहुत छोटी क्लास है ये, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ सकते आप, है ना? तो आप सिर्फ डिस्कस करोगे मैकेनिकल एनर्जी के कंजर्वेशन को। मतलब हम सिर्फ वो सिचुएशंस पढ़ने जाएंगे जिसमें काइनेटिक एनर्जी या तो पोटेंशियल में कन्वर्ट होगी या पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होगी, बट इन दोनों का टोटल कांस्टेंट रहेगा। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का टोटल कांस्टेंट रहेगा। अगर काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस होगी तो पोटेंशियल बढ़ जाएगी, पोटेंशियल रिड्यूस होगी तो काइनेटिक कांस्टेंट रहेगी, बिकॉज काइनेटिक, क्योंकि दोनों का सम कांस्टेंट होना है। तो ऐसी कौन कौन सी सिचुएशंस हमारी डेली लाइफ में हैं जहां पर हम ये कह सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी? ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स आपको डिस्कस करने हैं, ठीक है? कुछ ऐसे एग्जांपल जिसमें मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होती है। इसमें पहला एग्जांपल जो आता है वो है पेंडुलम का। पेंडुलम, कि पेंडुलम के मोशन में एनर्जी कंजर्व होती है, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ मेरे एजम्पशंस होंगे। देखो, पहला एजम्पशन तो ये है कि जो पेंडुलम जहां पर मूव कर रहा है वहां आसपास कोई एयर का रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। फर्स्ट एजम्पशन, मैंने पहला एजम्पशन ये माना है, नो एयर रेजिस्टेंस। अब ये भी आप सोचोगे यार, तो क्या रियल लाइफ में ऐसा हो सकता है क्या कि एयर कोई रेजिस्टेंस ना लगाए? नो सर। हाँ, नो सर। इसका मतलब ये हमारे माइंड के लेवल पर एक थॉट है। माइंड के लेवल पर हम ये चीज सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए, आइडियल कंडीशंस। बट वो कितना प्रैक्टिकल है ये तो आप एक्सपेरिमेंट करके मालूम चलेगा। तो ये एक सर तो थ्योरी फिर है। वैक्यूम सर तो फिर वैक्यूम जिस वैक्यूम का उस प्लेस पे हम लोग ये एक्सपेरिमेंट तो कर सकते हैं। बच्चा, लेकिन एक बात सोचो, बात देखिए, ये बोलने में तो ठीक है, बट आप वैक्यूम में इस एक्सपेरिमेंट को करोगे कैसे? बिकॉज हम लोग अगर वैक्यूम में जाएंगे तो हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते।
ह्यूमन बीइंग अगर वैक्यूम सर में ऑक्सीजन जाए मास्क पहन के। तो आप ऑक्सीजन मास्क लेकर के जाइए या तो, बट लैब में ये सब एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकता ना यार। मतलब ये देखिए फिजिक्स में क्या होता है, जितनी भी रिसर्च हुई है फिजिक्स में या जो भी थ्योरीज आई है ना, वो सिर्फ पहले पेपर पे आई कि ऐसा होना चाहिए, फिर जब उसको एक्सपेरिमेंट करने गए तो कभी भी वो चीज नहीं होती है जो आपने बोली होगी, 100% वो चीज नहीं होती कभी। मतलब आप एयर रेजिस्टेंस को कम कर सकते हो, जीरो नहीं कर सकते कभी भी, टोटल एयर कभी भी रिमूव नहीं कर पाएंगे। और जैसे हम कह रहे हैं कि वैक्यूम है ना, अभी क्या मैंने कहा, अभी आप लोगों ने कहा कि वैक्यूम, तो क्या आइडियल वैक्यूम कहीं एग्जिस्ट करता है? परफेक्ट वैक्यूम है कहीं पर? कोई ऐसी जगह है जहां पर बिल्कुल भी एयर ना हो? ये भी अपने आप में कंसेप्ट है, थियोरेटिकल कंसेप्ट है। वैक्यूम डज नॉट एग्जिस्ट। पेपर पे एग्जिस्ट करेगा, हमारे थॉट में एग्जिस्ट करेगा, हमारी माइंड में एग्जिस्ट करेगा, रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता कभी। फिर मन में एक क्वेश्चन आता है कि जब रियल लाइफ की चीजें हैं ही तो स्पेस में भी यार, तो स्पेस में बच्चा मेरी बात सुनो, 400 साल पहले न्यूटन कहाँ स्पेस में गए होंगे रिसर्च करने? आप सोचो ना। आपका पॉइंट सही है, तभी तो साइंस अपडेट होती है। कि न्यूटन ने जब ये बात कही तो उनको भी आइडिया नहीं था कि यार कल को लोग स्पेस में भी जाएंगे, तो उन्होंने अपने हिसाब से बातें कह दी। आगे चल करके डेवलपमेंट होने लगी, स्पेस पे जाने लगे, अब स्पेस पर ये पेंडुलम जो है वो वहां वैक्यूम मिल जाएगा इसको। तो मतलब मेरा सिर्फ देखो कहने का मतलब ये है कि हम थ्योरेटिकल पॉइंट्स पर बहुत ज्यादा ना चाहें, क्योंकि वो प्योर थ्योरेटिकल फिजिक्स हो जाएगी जिसको आप पढ़ना चाहते हो, और उसमें मजा भी नहीं आता पढ़ने में। मतलब ये एक प्रपोजल टाइप का है कि ऐसा ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा यार, ये जस्ट अ प्रपोजल है कि अगर अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं होगा तो एनर्जी कंजर्व होगी, तभी तो इसको प्रिंसिपल कह रहे हो ना। दैट मीन्स कि बेस्ड ऑन सर्टेन फैक्ट्स कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए वो देखो प्रपोजल क्या कह रहे हैं। अब पेंडुलम के पहले तो दो पॉइंट समझोगे आप, एक एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं और एक मीन पॉइंट होता है। मतलब पेंडुलम अपने सेंटर पे जब आ जाता है तो ये मीन पॉइंट, और बाकी दोनों को एक्सट्रीम पॉइंट। एक्सट्रीम पॉइंट्स मतलब जहां पर पेंडुलम जीरो वेलोसिटी पर होता है, एक्सट्रीम मतलब जीरो वेलोसिटी। और मीन पॉइंट वो होता है जहां पर पेंडुलम की सबसे ज्यादा वेलोसिटी होती है। तो जब कोई पेंडुलम ऑसिलेट करता है तो जब वो पॉइंट ए पर है, जब वो पॉइंट ए पर है, आपको एक और स्टेटमेंट याद दिलाता हूँ, एक और स्टेटमेंट समझो। क्या पोटेंशियल एनर्जी को एब्सोल्युटली डिफाइन कर सकते हैं? नो इसलिए सर, नो सर। क्या करते No, हैं फिर? sir. डिफरेंस है वो, क्या करते हैं फिर उसके लिए? डिफरेंस बिटवीन एट हाइट एंड एट ग्राउंड। हाँ, तो उसमें ये भी तो कहा था ना कि हम किसी न किसी लेवल पर जीरो पोटेंशियल एनर्जी मान लेंगे। यस यस सर। सर, तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि पेंडुलम जब अपने सबसे लोवेस्ट पॉइंट यानी कि ए पॉइंट पर है, सबसे नीचे यहाँ पर, तो जो पेंडुलम का सबसे नीचे वाला लेवल है यहाँ पर, उस लेवल पर हम ये मानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, ये मान लिया आपने। और यहाँ पर पेंडुलम की हाईएस्ट वेलोसिटी होती है, सबसे ज्यादा वेलोसिटी, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। फिर यही पेंडुलम जब स्विंग करके पॉइंट बी तक आता है, पेंडुलम मतलब स्विंगिंग, स्विंग करते हो आप, जो झूला झूलते हो, तो झूला झूलने पर सबसे ज्यादा वेलोसिटी बॉटम पर होती है, लेकिन जैसे जैसे आपका स्विंग आगे बढ़ता है धीरे धीरे स्पीड कम होती है और एक जगह जाकर के वापस वो स्विंग फिर से पीछे आने लगता है। तो मतलब अगर हम यहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी है तो जैसे जैसे हम ऊपर उठेंगे, अब आप क्या कर रहे हो, अब आप लोवेस्ट लेवल से ऊपर जा रहे हो, तो जब हम इस लेवल से ऊपर उठते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी, ऊपर जाने पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन जब पोटेंशियल बढ़ेगी तो काइनेटिक को कम होना पड़ेगा। क्यों कम होना पड़ेगा? कि दोनों को मिला करके तो वैल्यू उतनी ही है ना आपके पास, दोनों का सम तो उतना ही है। तो अगर टोटल वैल्यू फिक्स है, आपकी टोटल वैल्यू फिक्स हो गई, तो उसमें से अगर एक वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी वैल्यू ऑटोमेटिकली कम होती चली जाएगी। Yes, sir. तो जैसे जैसे पेंडुलम ग्राउंड से ऊपर उठता है, उसकी हाइट बढ़ती है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, और उसके साथ काइनेटिक एनर्जी कम होती है। और जब काइनेटिक एनर्जी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, तो हम कह देते हैं कि पेंडुलम अपने एक्सट्रीम पॉइंट पर है। मतलब क्या कह सकते हो, फिर से बोल रहा हूं कि जब पेंडुलम अपने मीन पॉइंट पर है तो इसके पास एनर्जी काइनेटिक के फॉर्म में है, एनर्जी का फॉर्म काइनेटिक है।
फिर यही पेंडुलम जब अपने एक्सट्रीम पॉइंट पर चला गया तो उतनी ही एनर्जी अब पोटेंशियल के फॉर्म में है। इसी को ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हो। भाई ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड भी कहाँ से आया है? ट्रांसफर एंड फॉर्म, मतलब फॉर्म ट्रांसफर हो रही है। एनर्जी के फॉर्म को एक पार्ट से दूसरे उसमें ट्रांसफर करना। ट्रांसफर करना मतलब ना, तो कोई चीज ट्रांसफर सर होने का बट मतलब पहले के समय में पेंडुलम का यूज होता था तो तब तो वो सर कॉन्स्टेंटली एकदम सेम स्पीड में चलते रहता था उस समय नहीं तो चलता सर ये है। कभी नहीं चला बच्चा, कभी नहीं चला है। देखिए सर गैलीलियो ने टाइम कैसे नोटिस किया होगा? नहीं नहीं, क्लोज होता है, मतलब ऐसा होता है ना कि मतलब होगा सर, कभी तो स्लो हुआ होगा। पेंडुलम अगर एक बार ऐसा होता तो वो पेंडुलम आज भी चल रहा होता ना। हाँ सर, पर ऐसा नहीं है। देखो ऐसा होता है ना कि यार पेंडुलम कुछ टाइम के लिए हो सकता है कि अपनी स्पीड ना कम करे कुछ टाइम के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि लाइफ टाइम तक वैसे ही रहेगा प्रैक्टिकली। तो देखो फिर से स्टेटमेंट सुनो पहले। लोवेस्ट पॉइंट पर, और जो आप लोग कह रहे हो ना उसका प्रूफ लाना पड़ेगा आपको। देखो हम जो कह रहे हैं कि गैलीलियो के टाइम पर ऐसा हुआ होगा, हमें क्या पता हुआ होगा? कि क्या कोई गैलीलियो का वीडियो तो है नहीं हमारे सामने कि हम उसको प्रूफ कर पाए कि हाँ ऐसा हुआ होगा। नहीं सर। अच्छा तो यही बात है, मतलब उन लोगों ने ये सजेस्ट किया था कि ऐसा होना चाहिए, बट ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि एयर रेजिस्टेंस कभी हम जीरो कर ही नहीं पाए आज तक, कभी नहीं कर पाए। लोग उस वक्त उनके सजेशंस मान लेते थे। नहीं तो देखिए आपने, अच्छा एक बात बताओ, आपने कहा कि यार मैंने एक नया बिजनेस, मतलब एक नया आइडिया मेरे दिमाग में आ रहा है कि अगर हम ये करेंगे तो ये हो जाएगा। मान लो सपोज करो कल को आप एक बिजनेसमैन बन गए, आपने एक नया कंसेप्ट लाए, आप एक नया थॉट लाए कि यार इस आइडिया के ऊपर हम बिजनेस करेंगे। तो आप जब कोई प्लानिंग करते हो तो वो तो आप आइडियल कंडीशन में नहीं करते हो। आप एग्जाम की बात कर लो, चलो बिजनेस तो दूर की बात है, आप स्कूल के एग्जाम्स की तैयारी करते हो तो मोस्ट आइडियल कंडीशंस में करते हो कि जब हम जाएंगे तो पेपर मेरा 100% सही होगा। जाते हो ना? Yes, sir. लेकिन सर जब ये आप लेकिन जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हो, ठीक है, तो क्या 100% आउटपुट आ जाता है वहां पर? नो सर। तो कुछ ना कुछ लग जाता है। बिल्कुल प्रैक्टिकल करने पे ना कुछ ना कुछ चीजें मिस होती हैं। और इसीलिए साइंस को ये कहा जाता है कि जब तक प्रैक्टिकल ना हो जाए तब तक हम उसकी बातों पे भरोसा नहीं करते। तो प्रैक्टिकल में क्या हुआ है कि पेंडुलम काफी देर तक इन दो पॉइंट्स के बीच में ऑसिलेट करता रहा, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो थोड़ी सी उसकी हाइट कम होती चली गई और कम होती चली गई और कम होती चली गई और अल्टीमेटली ये आकर के पॉइंट ए पर स्टॉप कर गई। सर बट किसी घड़ी में ये पेंडुलम लगा रहता है ऊपर में और नीचे में टाइम शो करता है बट उसमें तो सर मेरे को भी है, और सर पेंडुलम ऑसिलेट करते रहता है। तो बच्चा घड़ी में बैटरी नहीं लगी हुई है, बैटरी उसको लगातार चार्ज नहीं कर रही है। सर बैटरी तो उतनी ही होगा ना टाइम के लिए बट एक ऊपर टाइम में के लिए नहीं पेंडुलम। होता, टाइम के लिए नहीं होता वो। सर वो वो बैटरी पेंडुलम चलाती है। बैटरी ऑपरेटेड पेंडुलम होते हैं वो। सर सेल का तो सर नॉर्मल छोटा सा पोर्टल होता है जो हर घड़ी में होता है। तो अरे यार वो तुमको अब घड़ी, पेंडुलम को भी चलाएगी और उसको भी चलाएगी, घड़ी को भी। अरे वो घड़ी को नहीं चला, वो पेंडुलम को ही चलाते हैं भाई। पेंडुलम ही तो बंद हो जाता है जब घड़ी सेल खत्म होती है। तो घड़ी में क्या, घड़ी में ऐसा कौन सा बल्ब लगा है? पेंडुलम के लिए ही चलाते हो आप उसको। सर मतलब वो बैटरी पेंडुलम चलाती है जिसकी वजह से टाइम बढ़ता है आगे। हाँ मतलब पेंडुलम कभी रुकता नहीं है। सर एनर्जी मिलती रहेगी तो सर क्यों रुकेगा? वही बात तो हुई है ना यार कि ब्लॉक, वही तो आपसे कहा जा रहा है कि लेकिन यहाँ तो सिचुएशन है नहीं, ये तो एक एक पेंडुलम को हमने कुछ घड़ी में इमोशनल। ये क्यों लगाया जाता है पेंडुलम? बेटा अभी रुक जाओ, घड़ी की बात हो, एक मिनट रुक जाओ, फिर टॉपिक यहाँ से डेविएट कर जाएंगे हम, फिर बता रहे हैं घड़ी में पेंडुलम क्यों। अब घड़ी का अपना अलग वर्किंग कंसेप्ट है यार। मुझको तो लगा कि एक पेंडुलम ब्लॉक से सुनिए, अब सुनिए यहाँ पर पॉइंट सुनिए। जो ब्लॉक ए हमारा है लोवेस्ट पॉइंट पर, हम फिर से बोल रहे हैं, हमने ब्लॉक ए पर जा करके इस पेंडुलम को कुछ किक कर दिया, इसको एक वेलोसिटी दे दी, तो ये इसके पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म हो गया। जैसे जैसे पेंडुलम ऊपर की तरफ उठता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म बढ़ता है, काइनेटिक वाला फॉर्म कम होने लगता है और एक टाइम पर काइनेटिक जीरो हो जाता है। फिर जब पेंडुलम वापस आएगा, वापस नीचे जब आएगा, वापस, मतलब इसको एक सेपरेट फिगर में दिखा देता हूँ आपको, एक सेपरेट फिगर में इस बात को समझो कि क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है ना? अगर आपको मैं ऐसे ट्राई करके बताऊं तो ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ सुनो, कि
जब ये पेंडुलम ऊपर की तरफ जाएगा तब सिचुएशन क्या होगी? जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो ऊपर की तरफ जाते समय काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कम होती जाएगी लेकिन पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी। फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब ये पेंडुलम परमानेंट मतलब ये स्टॉप करता है, स्टॉप करके ये पेंडुलम वापस नीचे की तरफ आएगा। जब ये वापस नीचे की तरफ आएगा तो फिर सिचुएशन बदल जाती है। अब क्या होता है, फिर से काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बढ़ती है और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कम होती है वापस। उसके बाद ये पेंडुलम दूसरे साइड जाता है, सेकंड साइड पर। तो जब ये सेकंड साइड जाएगा तो ये फिर ग्राउंड से ऊपर जा रहा है, फिर ये ग्राउंड से ऊपर जा रहा है, तो फिर सिचुएशन क्या होगी, फिर से काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कम होती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। सर फिर फिर एक टाइम पर काइनेटिक मिनिमम फिर पोटेंशियल काइनेटिक मिनिमम क्या जीरो हो जाता है, एक टाइम बाद फिर ये जीरो हो जाता है। फिर वहां से बॉडी वापस आती है, फिर वहां से बॉडी नीचे की तरफ आती है। और फिर सर जब बट नीचे मीन पोजीशन में क्यों काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होता है? एक सेकंड, काइनेटिक एक मिनट, और ये सर उसका एक्सेलरेशन ज्यादा नहीं होगा। एक सेकंड में सर ना, हाँ पूछो क्या पूछ रहे थे, जब मैं डाउट फिर से पूछो, टॉपिक बीच में चल मीन रहा था। पोजीशन में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा क्यों होते हैं? क्योंकि वो सबसे लोएस्ट हाइट पर है, जो मीन पोजीशन है वो सबसे लोएस्ट हाइट पर है ग्राउंड से। सर बट काइनेटिक एनर्जी में हाइट तो मैटर नहीं करता। तो एनर्जी में तो मैटर करता है, एनर्जी में तो मैटर करता है। झूला कैसे झूलते हैं, झूला कैसे झूला जाता है आप बताएंगे थोड़ा सा, क्या क्या उसका मैकेनिज्म क्या होता है? पेंडुलम की जैसा। नहीं अब एक मिनट रुको बच्चा, झूले पे क्या करते हैं हम? झूले पे जाकर सबसे पहला काम क्या करते हैं? बैठ जाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद उसके क्या बाद सर पैर से तो उसको आगे सर पैर जमीन पे रख पैर के से पीछे मतलब वो तो लगा कर देते हैं। मैक्सिमम केसेस में जानते हो क्या होता है, मैं बता रहा हूँ आपको किस तरीके से झूला झूला जाता है, आपको समझा देते हैं। मैक्सिमम केसेस में आपको थोड़ा सा ट्राई करता हूँ, अगर उसकी पिक्चर में बना पाया तो, हमारे की पिक्चर में उससे बनेगी नहीं बट ट्राई करेंगे। सबसे पहले इस तरीके से, ये तो एक तो दो चेन होती हैं है ना, ऊपर की तरफ लगी होती हैं दो चेन, अगर हम ट्राई करें। उसके बाद वहां पर इसके नीचे एक लकड़ी का वो होता है पटरा टाइप का, कुछ ऐसी फिगर होती है, मतलब एक लकड़ी का पटरा टाइप का होगा, यस सर। ठीक, और उसके ऊपर जा करके कोई पर्सन बैठ गया मान लेते हैं, ठीक। तो जो प्रॉपर तरीका है वो ये है कि जा करके इसके ऊपर कोई बैठ गया और उसने कहा कि मुझे झूला झुलाओ, ठीक है। मान लो कोई बच्चा बैठ गया तो अब उसके पेरेंट होंगे, तो सबसे पहले वो काम क्या करते हैं आपको बता रहा हूँ, कभी आप भी आजमा के देखना है इसको। बच्चा कैसे पैर से पुश करेगा आप बताओ, आप तो कर लोगे, एक छोटा बच्चा 2 साल का बच्चा है वो कैसे करेगा? तो वो क्या करते हैं, वो लोग पहले झूले को पीछे लाते हैं, आपको बता रहे हैं। सर पहले वो लोग पुल करते हैं फिर रिलीज करते हैं। झूले को सुनो, अब सुनो स्टेटमेंट, अब एक स्टेटमेंट सुनना फिर बताना कि उन्होंने क्या किया। पहले झूले को पीछे खींचा है ना, झूले को पीछे खींचा, उसके बाद क्या करते हैं, बच्चा भी बैठा है उसके ऊपर, झूले को पीछे लाते हैं और फिर यहाँ से छोड़ देते हैं, रिलीज कर देते हैं इसको। ऐसे ही नहीं होता? यस सर। तो देखो अब आप जब आप इसको पीछे लाए तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप झूले को कहाँ कितना पीछे लेके जाओगे, ये कौन डिसाइड करेगा? झूले को कितने एंगल पीछे लाना है ये कौन डिसाइड करेगा? सर हम लोग। तो हमने मान लो डिसाइड कर दिया एक सर्टेन एंगल, मान लो हमने 30 डिग्री 40 डिग्री जो भी एंगल हमको अच्छा लगता है उतने एंगल से पीछे लाए, यानी हम उस झूले को किसी हाइट पे लेके गए, हम उसको किसी हाइट एच पे लेके गए और हमने उसको छोड़ा। छोड़ने का मतलब क्या हुआ, जब आपने उसको छोड़ा तब उस समय कितनी काइनेटिक एनर्जी थी वहां पर? इस झूले को छोड़ दिया आपने, किसी चीज को छोड़ सर तब काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? बहुत सर ज्यादा। हाईएस्ट नहीं कितनी, अगर एच हाइट पे ले गए, अगर उस झूले को एच हाइट पे सर ले गए, mgh। ठीक। अब जब आप उस झूले को छोड़ोगे तो ये झूला यहाँ से वापस नीचे आएगा, तो इसकी एनर्जी तो लॉक हो गई ना, एनर्जी तो डिसाइड हो गई इसकी, इतनी ही टोटल रहेगी इसकी, टोटल एनर्जी इसकी अब आपने फिक्स हो चुकी है। तो थोड़ा सा ना कंसेप्चुअली समझो पहले, मैं इसीलिए बोलता हूँ कि पेपर पे चीजें नहीं समझ में आती है अनलेस आप उसका प्रैक्टिकल करें। तो आप पहले ये बात समझो कि कौन डिसाइड करेगा कि एनर्जी कितनी होगी, ये कौन बताएगा कि इस पेंडुलम की एनर्जी कितनी होगी? तो ये हम लोग बताएंगे।
हम लोग बताएंगे। हम पेंडुलम को कितने एंगल पर लाके छोड़ते हैं ये तो मेरी चॉइस है। हम इसको 60 डिग्री एंगल पे लाते हैं कि 30 डिग्री एंगल पे लाते हैं कि 40 डिग्री एंगल पे लाते हैं, ये तो मेरी चॉइस है ना यार। सर जितना पॉइंट बी जाएगा उतना पॉइंट सी भी जाएगा। एक मिनट रुको यार, अभी सुनो तो पहले। तुम किताब की बातें पूछ रहे हो इसीलिए परेशान हो मैं। अगर आपको आपके क्वेश्चन आंसर चाहिए, जो किताब के क्वेश्चन आंसर आपको मांगने हैं, तो वो एक अलग तरीका है, मैं आंसर दिखा देता हूँ। सर एक डाउट था। समझना चाह रहे हो 2 मिनट रुको, फिर टॉपिक के बीच में 2 मिनट रुको, टॉपिक पहले पूरा होने दो। नंबर 1 मेरा क्वेश्चन है, हम लोग कहते हैं कि एनर्जी जो होती है वो कंजर्व होती है, कांस्टेंट रहती है। तो पहला क्वेश्चन तो माइंड में ये आता है कि एनर्जी है कितनी, ये कैसे मालूम चलेगा मेरे को। फर्स्ट क्वेश्चन, कितनी एनर्जी है ये मालूम कैसे चलेगा। तो ये तो मुझे बताना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग पेंडुलम को झुला रहे हैं ना, हम लोग पेंडुलम को छोड़ रहे हैं। तो हम कितने एंगल पे लाके, कितनी हाइट पे ला करके पेंडुलम को छोड़ रहे हैं, ये तो मैं बताऊंगा आपको। तभी तो आपको मालूम चलेगा कि टोटल एनर्जी कितनी है। उसके बाद जब मैंने इसको छोड़ दिया, फिर वो पेंडुलम वापस नीचे की तरफ जब आएगा, तो जब वो पेंडुलम नीचे की तरफ आएगा छोड़ने के बाद, वापस वहां से नीचे की तरफ आएगा जब ये, तो जितना वो नीचे आता जाएगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी और यहाँ पर आकर के 0 हो गई मान लिया। तो जब टोटल एनर्जी हमने पहले उसको प्रोवाइड कर दी थी, टोटल एनर्जी हमने उसको mgh की प्रोवाइड कर दी थी, और वो एनर्जी धीरे धीरे पोटेंशियल वाली 0 हो गई, और टोटल एनर्जी हम लोग कह रहे हैं कि क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। तो जितनी टोटल एनर्जी बिगिनिंग में हम लोगों ने इसके अंदर डाल दी, अब उतनी एनर्जी तो रहनी है। तो अगर पोटेंशियल 0 हो गई तो इतनी ही एनर्जी अब कहाँ चली जाएगी, किस फॉर्म में चली जाएगी यहाँ पर एनर्जी। काइनेटिक में। तो अब काइनेटिक एनर्जी आ गई, और ये काइनेटिक एनर्जी उतनी ही रहेगी, mgh के बराबर ही रहेगी, क्योंकि टोटल वैल्यू आपको सेम चाहिए। अब इसको एक और डायग्राम बता रहे हैं, फ्रेश डायग्राम देखो, थोड़ा सा फ्रेश डायग्राम से समझने की कोशिश करो। हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले पेंडुलम को किसी एंगल पर ले गए, और यही तरीका भी होता है पेंडुलम को ऑसिलेट कराने का। पेंडुलम को किसी एंगल पर ले जाते हैं, ठीक है, तो हमको पता होता है कि ये कितने एंगल पर है, मुझे पता होगा ये बात मुझे पता होगी कि ये कितने एंगल पर है। सर होनी भी चाहिए। भाई जब मेरे हाथ में पेंडुलम है और मैं उसको झुला रहा हूँ, तो मुझे पता नहीं है कि वो पेंडुलम कितना लंबा है, कहाँ तक गया वो। तो हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से करते हैं, मान लो यहाँ से स्टार्ट किया। तो जब हमने स्टार्ट किया तो मुझे ये पूरा आइडिया है कि मैं उसको कितनी हाइट पर लेके गया हूँ। आप समझना इस बात को। मान लो हमने इस पेंडुलम को h हाइट पे लेके गए, इसका मास m है, और हमने यहाँ से स्टार्ट किया। और स्टार्ट भी कैसे किया, छोड़ते हो आप, ड्रॉप करते हो, रिलीज करते हो। तो रिलीज करने का मतलब ये होता है कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 0, लेकिन क्योंकि ये अभी h हाइट पर है तो पोटेंशियल एनर्जी mgh। अब आप क्या होगा ना, ये पेंडुलम यहाँ से धीरे धीरे नीचे आएगा, यहाँ से नीचे आएगा। मैं इसके बीच की भी एक स्टेज दिखा रहा हूँ, इसके बीच का एक स्टेज दिखा देते हैं आपको। इसके बीच में क्या होगा, तो इसके बीच के स्टेज में मान लो किसी टाइम पर ये, किसी टाइम पर सपोज करो h/2 हाइट पर आ गया, इसकी हाइट h/2 रह गई मान लेते हैं। तो जब इसकी हाइट h/2 रहेगी और इसके अंदर मोशन हो रहा है, वेलोसिटी है इसके अंदर, तो अब यहाँ पर इसके पास काइनेटिक एनर्जी लिखी जाएगी 12 mv², और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी लिखी जाएगी, अब ये h/2 हाइट पर तो हम लिखेंगे mgh/2। और नीचे आए, मान लो और नीचे आए, तो यहाँ पर वेलोसिटी आई मीन पॉइंट पर। तो अब हम काइनेटिक एनर्जी को लिखेंगे यहाँ पर 1/2m × v मीन²। और अब आप सबसे नीचे वाले पॉइंट पर आ गए हो, तो हम ये मान लेंगे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 हो गई। और फिर मैं कह रहा हूँ अब पेंडुलम इसके आगे भी चला गया, मान लो एक वो भी स्टेज आई जब ये पेंडुलम आगे चला गया और दूसरे साइड चला गया। आपको पूरी तरीके से समझा देते हैं। मान लो ये दूसरे साइड चला गया और स्टिल अभी, और अब जो ये हाइट है ये मान लेते हैं 2h/3 है। मैं डिफरेंट एग्जांपल्स दे रहा हूँ तुम्हें। अब पेंडुलम अभी भी आगे की तरफ जा रहा है, मतलब अभी भी ये इस तरफ मूव कर रहा है। अब मान लो v डबल डैश वेलोसिटी आ गई या v डैश वेलोसिटी आ गई, तो अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या बन जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 12 mv², बन, और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बन जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू mg × 2h/3।
तो अलग अलग हाइट पर अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी होगी, अलग अलग हाइट पर अलग अलग काइनेटिक एनर्जी होगी, लेकिन किसी भी हाइट पर काइनेटिक और पोटेंशियल का जो टोटल वैल्यू होगा, है ना, अब इनको मैं पॉइंट्स वाइज मार्क कर दे रहा हूँ। इसको ए पॉइंट कह देते हैं, इसको बी पॉइंट कह देते हैं, इसको सी पॉइंट कह देते हैं, इसको डी पॉइंट कह देते हैं। तो पॉइंट ए पर जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का टोटल यानी कि 0 प्लस mgh, ठीक है, ये ए पॉइंट पर आ गए। जब हम लोग बी पॉइंट पर गए तो अब हम h/2 हाइट पर हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी mgh/2, लेकिन वहां पर क्योंकि पेंडुलम मोशन में है, तो जब भी कोई बॉडी मोशन में होगी उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी होगी, तो एक और एनर्जी आ गई 12 mv²। वही पेंडुलम जब पॉइंट सी पर आ गया तो पॉइंट सी पर आकर के उस पर पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, लेकिन अब वो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, तो वहां पर 12 mv, उसको हमने मीन पॉइंट का नाम दिया है, तो उसका स्क्वायर। वही पेंडुलम जब डी पॉइंट पे चला गया तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी हो गई mg × 2h/3 और प्लस काइनेटिक एनर्जी 12 mv²। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, ये सब आपस में बराबर होंगे, इन सब की वैल्यू सेम है, टोटल वैल्यू सबकी सेम है। इसी को आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कह सकते हो कि एनर्जी कंजर्व होती है। बस कहीं पर पोटेंशियल ज्यादा होगा तो काइनेटिक कम हो जाएगा। अब मैं ना इसको फर्दर इवेल्युएट भी कर रहा हूँ, देखो इसको कैलकुलेट करके दिखाते हैं आपको। अगर मैं पहले दोनों को लूँ, फर्स्ट टू ए और बी वाले को, अगर मैं ये ए वाले और बी वाले को आपस में इक्वल करूं, क्या आंसर बनेगा देखो। ए और बी वाले को इक्वल करके ए इक्वल टू बी, इनको इक्वल करो, तो ये जो mgh/2 है इसको लेफ्ट साइड लेके जाओ, mgh/2 को लेफ्ट साइड लेके जाओ, राइट साइड बचेगा 12 mv²। तो अगर मैं ए और बी वाली की बात करूं तो इससे मेरे को क्या रिजल्ट बनेगा, इससे v की एक वैल्यू मिलेगी, तुम लोग जरा करके देखना इसको, इससे v की एक वैल्यू मिलेगी रूट ऑफ g, mgh/2 2 कैंसिल, तो रूट ऑफ gh। सर अब रुको एक मिनट, पहले जब ये टॉपिक पूरा हो तब पूछना, मना नहीं कर रहे हैं अभी। जब मैं ए और सी पॉइंट को लेके चलूंगा, पॉइंट ए और पॉइंट सी को लेके चलेंगे, तो मतलब मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ये 0 प्लस mgh इक्वल टू 0 प्लस 12 mv², इन दोनों को बराबर करेंगे। ए पर जो वैल्यू है 0 प्लस mgh, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ 0 प्लस mgh को इक्वल करेंगे 0 प्लस 12 mv मीन के स्क्वायर से। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इससे वेलोसिटी मीन पॉइंट की मिल जाएगी तुमको, रूट ऑफ 2gh। अब ऐसे ही मैं ए और डी पॉइंट की बात करूं, अगर ऐसे ही मान लो अगर मैं ए और डी पॉइंट्स की बात करूं, तो ए और डी पॉइंट से क्या बनेगा देखो, मतलब ए वाली एनर्जी 0 प्लस mgh और डी वाली एनर्जी mg × 2h/3 प्लस 12 mv², इनको आपस में इक्वल करो, ठीक है ना। और क्या बनेगा आंसर देखो, इससे इनको आपस में इक्वल करके क्या बनेगा, तो इसकी वर्किंग अलग से करके दिखा देते हैं क्या बनेगा। 0 प्लस mgh लेफ्ट साइड पर और इक्वल टू राइट साइड पर mg × 2h/3 प्लस 12 mv²। mg × 2h/3 को लेफ्ट साइड पे लेके जाओगे तो mgh माइनस 2 mgh/3 इक्वल्स टू 12 mv²। ये सारे m कैंसिल कर जाएंगे यहाँ से, और इसको और ज्यादा जब सिंप्लीफाई करोगे, इसको ना और सिंप्लीफाई करोगे, तो मैं रिजल्ट लिख दे रहा हूँ यार ऐसे, इससे v' की वैल्यू आएगी रूट ऑफ, थोड़ा सा इसके आगे सिंप्लीफाई तुम लोग कर लेना, 2gh/3। अब बताओ सबसे ज्यादा स्पीड कौन सी है, क्या रूट ऑफ gh ज्यादा है, रूट ऑफ 2gh ज्यादा है, या रूट ऑफ 2/3gh ज्यादा है, कौन सी वैल्यू ज्यादा है इसमें से? सर मीन 2gh। सबसे ज्यादा है, इसीलिए इसको मैक्सिमम कह रहे हैं, इसीलिए मैक्सिमम कह रहे हैं कि मीन पॉइंट पर सबसे ज्यादा स्पीड होगी, क्योंकि तब सारी एनर्जी काइनेटिक में जा रही है ना, बाकी जगहों पर तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी और कुछ काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो स्पीड कम रहेगी। ठीक है, अब इसको ना एक और एग्जांपल देंगे फाइनली, लेकिन अब की बार आपको न्यूमेरिकल के फॉर्म में देंगे, एक बार और दिखाएंगे इसी फिनोमेना को।
सेम फिनोमेना को एक बार और समझाएंगे, लेकिन अभी ये लास्ट टाइम होगा। देखो, मान लेते हैं कि ये जो पेंडुलम है फिर ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर है, यहाँ पर चला गया, फिर उसको हम नीचे लेकर के आ गए, है ना, अलग अलग प्लेसेस पे लेके दिखाते हैं इसको। अब मैं इसको न्यूमेरिकल वाइज करके दिखाते हैं। सेम क्वेश्चन न्यूमेरिकल वैल्यू में, तो थोड़ा सा जल्दी समझ जाओगे। ठीक है, मान लो ये अलग अलग तरीके से आया। अब आपको न्यूमेरिकल वैल्यू में समझाता हूँ। सबसे जो लोवेस्ट पॉइंट है हमारा ये वाला है, जो सबसे लो पॉइंट है, इसके कंपेरेटिवली बात करेंगे। देखो, मान लो आप फॉर एग्जांपल यहाँ से 10 मीटर की हाइट पर हो, 10 मीटर की हाइट, और इसका मास 2 किलोग्राम है। तो अब बताओ कितनी एनर्जी होगी। ये ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पर, सी पॉइंट पर और डी पॉइंट पर न्यूमेरिकल करके देखते हैं। और ए पॉइंट पर 0 वेलोसिटी है, यहाँ पर 0 मीटर पर सेकंड है। तो पॉइंट ए पर कितनी एनर्जी होगी बताओ, जब हम ए पॉइंट पर चले गए तो 200 न्यूटन। तो 200 joules. mgh 200 जूल हुई। हाँ, तो अब इस पेंडुलम में कभी भी 200 से ज्यादा की एनर्जी नहीं आएगी, किसी भी जगह पर इसकी एनर्जी 200 रहेगी। तो जब हम बी पॉइंट पर चले गए, मान लो बी पॉइंट पर, अब समझना बी पॉइंट, और मान लेते हैं कि बी वाला पॉइंट जो है वो 6 मीटर की हाइट पर है फॉर एग्जांपल, तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई वहां पर, अगर हम 6 मीटर की हाइट पर है तो mgh वाला फॉर्मूला फिर लगाओगे, मास 2 किलोग्राम, जी की वैल्यू 10, 120 तो 120 जूल पोटेंशियल है। टोटल आपका 200 है, और ये अब कांस्टेंट रहेगा। अब इस 200 से ज्यादा कभी नहीं होगा आपके पास। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी बी पॉइंट पर क्या होगी फिर, 80 जूल्स। 80 जूल, क्योंकि टोटल वैल्यू 80 टोटल। joules. ठीक, तो अब बताओ स्पीड कितनी होगी, यानी कि आप 80 को हाफ इंटू मास उसका 2 किलोग्राम और इंटू वी स्क्वायर करोगे। तो इससे क्या मालूम चल रहा है कि स्पीड बी पॉइंट पर कितनी आएगी, स्पीड रूट एट 80 रूट 80, जो कि हम मेरे ख्याल से 4√5 कह सकते हैं। Yes, sir. यस चलिए, अब हम पॉइंट सी पर आ गए, मान लो पॉइंट सी पर आ गए। ठीक है, इससे जल्दी समझ जाओगे, पिछला न्यूमेरिकल्स में जल्दी समझ में आता है। तो पॉइंट सी पर आ गए, पॉइंट सी पर हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, हम 0 लेवल पर आ गए। अब पॉइंट सी, 0 तो पोटेंशियल एनर्जी 0। तो अब काइनेटिक कितना होगा, टोटल तो आपका 200 ही रहेगा, 200। तो अब हम 200 इक्वल्स टू हाफ मास 2 और इंटू फिर, रूट 2 तो इससे स्पीड एट पॉइंट सी आ जाएगी कि स्पीड एट पॉइंट सी विल बी अंडर रूट 200। 10√2 मीटर पर सेकंड। अब मान लिया कि जो पॉइंट डी है, पॉइंट डी, सपोज दैट पॉइंट डी जो है वो कुछ और कम हाइट पर है, मान लो 5 मीटर की हाइट पर है, तो फिर यही कंसेप्ट पॉइंट डी पर लगाओ। तो एट पॉइंट डी पोटेंशियल एनर्जी 5 मीटर के हिसाब से होगी, तो 5 मीटर के 100 जूल। 100 जूल तो फिर काइनेटिक भी 100 होगा, क्योंकि टोटल आपका 200 है। तो यस अब सर। अब 100 इक्वल्स टू हाफ मास इंटू वी स्क्वायर करोगे, इससे v की वैल्यू मिल जाएगी तुम्हें 10 मीटर। 10 meter per second. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये पेंडुलम पॉइंट बी पर आएगा, जब ये बी वाले पॉइंट पर आएगा, तो ये 4√5 मीटर पर सेकंड से चल रहा होगा। जब ये पॉइंट सी से जाएगा तब ये 10√2 मीटर पर सेकंड से चलेगा। जब ये पॉइंट डी पर होगा तब ये 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा होगा। तो अलग अलग हाइट पर उसकी अलग अलग स्पीड होगी। अब इसमें सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी है, 4√5 बड़ा है, 10√2 बड़ा है, या 10 बड़ा है, सबसे ज्यादा कौन सी 10 है? रूट 2 10√2 meter per second. तो इसीलिए इसको मैक्सिमम कह रहे हो कि ये मैक्सिमम स्पीड है। और ये पेंडुलम एक टाइम बाद ये पेंडुलम वापस उतनी ही हाइट पे जाएगा। फिर से बता दें आपको, वापस उसी हाइट पे चला जाएगा 10 मीटर की हाइट पर, और फिर से ये स्टॉप कर जाएगा। तो जब ये फिर से 10 मीटर की हाइट आएगी इसकी वापस, तो ये फिर स्टॉप हो जाएगा। और ये सर पेंडुलम से रिलेटेड सर कुछ पूछना है। हाँ जी बच्चे, सर इसी से रिलेटेड कुछ पूछना है सर। आप पूछो, टॉपिक पूरा हो गया, पूछो। सर मतलब ये चीज थी कि अगर हम 10 मीटर्स की हाइट से सर अगर हम थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगाएं सर फेंकने के लिए, तो सर वो 10 मीटर से हाइट पे ही रहेगी या थोड़ा सा और ऊपर भी जाएगी?
नहीं, अगर आप फोर्स लगा के भेजोगे, देखो पहली बात तो आपको टर्म्स में क्लियर करना होगा। फोर्स, आप इन सब में आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो। सर जैसे कि एक झूला है, यहाँ तो हम रिलीज कर रहे हैं पेंडुलम को नहीं, थोड़ा सा पुश कर दे रहे हैं बस। हाँ तो ये पॉइंट आपका सही है। देखिए अगर आप रिलीज करने की बजाय उसको पुश कर दे रहे हो, इसका मतलब यहाँ पर 0 मीटर पर सेकंड नहीं होगा। मैं आपका डाउट समझ गया। आपका डाउट ये है, मैं आपका डाउट देखो पिक्चर्स के फॉर्म में बना के दिखाता हूँ, अगर बताना है मेरे को यही डाउट है या कुछ और है। इनका ये कहना है कि पेंडुलम एक जगह पे है, उसके बाद ये मान लो दूसरी जगह पर आया। तो इनका ये कहना है कि पेंडुलम को जब स्टार्ट किया गया है ना किसी भी हाइट से, तो वो हाइट भी हम मान लेते हैं, सपोज करो कुछ हाइट है इसकी, मान लो 10 मीटर की वापस हाइट है, 2 किलोग्राम इसका मास है। इनका ये कहना है कि स्टार्ट करते समय हमने इसको पुश कर दिया था थोड़ा सा, यानी कि पुश करने का मतलब हमने क्या किया, इसके अंदर कोई वेलोसिटी डाल दी, मान लो 10 मीटर पर सेकंड, ये है ना, ये तो कह रहे हो। हाँ सर। अब तो एक बात सुनो, तो मैं और क्या समझा रहा हूँ कि स्टार्ट करते वक्त क्या कंडीशंस थी, ये तो आपको पता होगा ना। पेंडुलम जब शुरुआत हुई थी तब क्या था, ये तो हमें मालूम होगा। साइंस है, प्रैक्टिकल के बेस पे ही किया गया होगा सब कुछ। हाँ सर। तो प्रैक्टिकल करते वक्त मैंने ही प्रैक्टिकल किया होगा। मैं अगर साइंटिस्ट हूँ या आप अगर साइंटिस्ट हो या आप स्टूडेंट हो और आप इस एक्टिविटी को कर रहे हो, तो आपको ये तो पता होगा ना कि पेंडुलम कितनी हाइट से चल रहा है। और हाँ आपको सर। आपको ये भी पता होगा कि हमने पेंडुलम को छोड़ा था कि धक्का दिया था। दैट मीन्स कि आपको उसकी एनर्जी का आइडिया रहा होगा। तो कितनी एनर्जी के साथ वो स्टार्ट हो रहा है, एनर्जी क्या है उसके पास स्टार्टिंग में, आपको सोचो 10 मीटर की हाइट पर है, तो पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी दो होंगी ना, पोटेंशियल वाली और काइनेटिक वाली। तो कितना आएगा अगर इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालें, क्योंकि आप 10 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट भी कर रहे हो सर 300 जूल, है ना, दोनों मिला करके आपने कहा कि 300 जूल आया। अब ये पेंडुलम जब दूसरे साइड पर जाएगा, दूसरे साइड पर, तो ऑब्वियसली 10 मीटर से ज्यादा ऊपर जाएगा। क्या रीजन होगा उसका 10 मीटर से ऊपर जाने का, बता रहा हूं आपको। ये 10 मीटर से ऊपर जाएगा क्योंकि ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि ये 0 वेलोसिटी पर ना आ जाए। तो जब ये 0 वेलोसिटी पर आएगा, तो मान लेते हैं इसकी हाइट h है, मान लेते हैं। तो अब इसके पास कितनी एनर्जी लिखोगे, यहां पर आकर के एनर्जी की क्या वैल्यू हुई, तो पोटेंशियल एनर्जी लिखें, मास 2 किलोग्राम, ग्रेविटी g 10 और हाइट h, ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी अगर ये 0 वेलोसिटी पर आ गया तो आंसर है 0 काइनेटिक एनर्जी। अब ये टोटल इस एनर्जी, पॉइंट में एच की वैल्यू 50। हाँ, और ये टोटल एनर्जी तो आपके स्टार्टिंग वाले के बराबर होना चाहिए था ना, 300 के बराबर, ये 300 ही होना चाहिए यहाँ पर आकर के ये चीज, तो इट शुड बी 300। सर अगर मेन पोजीशन पे आके पुश कर दिए तब, बता रहे यहाँ से आपको समझ में आया कि आपको 15 मीटर पर सेकंड आई, सॉरी 15 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर। बोलो ये बात समझ में आई, यहाँ तक बात समझ में आई कि 10 मीटर की हाइट से छोड़ोगे तो दूसरे साइड वो 15 मीटर चला जाएगा, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में छोड़ा नहीं है, स्टार्टिंग में उसको एक वेलोसिटी भी दे दी। ठीक है, अब अगला देखो। तो हमेशा ध्यान रखें, जब भी कोई कहे ना कि एनर्जी कंजर्व है, तो इस पहले तो आप ये ध्यान पूछना उससे, भैया ये बताओ एनर्जी कितनी है, क्योंकि ये तो आपको बताना पड़ेगा कि जब हमने स्टार्ट किया था तो क्या कंडीशन थी। अब सुनो, सर अगर हम लोग मेन पोजीशन से लेफ्ट साइड ना होकर राइट साइड पुश ही करें तो फिर वो पीछे भी एच ज्यादा हो जाए। हाँ देखिए, अब इनका ये कहना है कि मान लो, अभी हो सब मेरे ख्याल से ये दूसरा डाउट ये पूछना चाह रहे हैं शायद। पहले तो मैं डाउट्स को लिखूँ ना, मतलब होता क्या है ना, कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए, मतलब आप क्या पूछ रहे हो, ऐसा तो नहीं कि मैं कुछ और समझ रहा हूँ। मान लो 10 मीटर की हाइट से हमने स्टार्ट किया, 2 किलोग्राम का पेंडुलम, और रिलीज किया इसको। तो अब बताओ एनर्जी क्या है मेरे पास, स्टार्टिंग में कितनी एनर्जी है, 200 जूल्स। 200। ठीक। अब इन्होंने देखो, अब इन्होंने क्या किया कि जब हम मीन पॉइंट पर आए, मीन पॉइंट पर आए, ठीक है,
तो मीन पॉइंट पर हमारे पास क्या वेलोसिटी आएगी? अगर कोई पूछे कि मीन पॉइंट पर आने के बाद कितनी स्पीड होगी, यहाँ पर ये बताओ कितनी स्पीड आएगी, तो हम क्या करेंगे? मीन पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे यहाँ पर हाफ इंटू मास 2 किलोग्राम इंटू वी स्क्वायर, और ये एनर्जी होनी चाहिए 200 के बराबर ही। तो 0 प्लस हाफ इंटू 2 इंटू वी स्क्वायर एंड इट शुड बी इक्वल टू 200। तो ये वैल्यू फिर से उतनी आई 10√2। 2√10 अब सुनो 10√2 आई। यहीं पर कोई बंदा बैठा हुआ था, यहीं पर कोई बंदा था, जैसे ही पेंडुलम नीचे आया उसने इसको पुश कर दिया। जैसे ही पेंडुलम मीन पॉइंट पर आया उसने पेंडुलम को धक्का मार दिया मान लो। सर वो 10 मीटर से तो ज्यादा ही जाएगी ऊपर। हाँ, क्यों? क्योंकि जब आप मीन पॉइंट पर पुश कर दोगे ना, तो आप खुद दिमाग लगाओ यार, मीन पॉइंट पर पुश कर दोगे इसको आप, तो क्या इसकी एनर्जी 200 से ज्यादा नहीं हो गई? सर हो जाएगा। जब तक पुश नहीं किया था तब तक तो एनर्जी 200 था, लेकिन इसके बाद जब ये पेंडुलम चलेगा तो इसकी एनर्जी मोर देन 200 जूल हो जाएगी एज समवन, अब वो कोई भी हो सकता है ना, समवन पुश्ड द पेंडुलम एट मीन पॉइंट। सर अगर मेन पॉइंट पर सर पुश किया तो सर उसकी वेलोसिटी बढ़ गई और वो नॉर्मल से ऊपर जाएगा। हाँ, इसका मतलब अब ये दूसरे साइड 10 मीटर नहीं जाएगा क्योंकि उसकी एनर्जी ज्यादा हो गई है, तो जितनी ज्यादा एनर्जी उतनी ज्यादा हाइट पे जाओगे, तो फिर वही कहानी होगी इसमें। अब ये 200 से ज्यादा जाएगा, मतलब ये जो हाइट होगी यहाँ पर h, ये ऑब्वियसली 10 मीटर से ज्यादा हो जाएगी। अभी सर क्लियर? हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं? तो ये बताना पड़ेगा कि इस आदमी ने कितना पुश किया था, और एक आदमी के, अब एक सुनो, एक आदमी के पुश करने का मेजरमेंट नहीं होता ना कोई, मतलब हम किसी चीज को धक्का दे रहे तो हम ये ऑन द स्पॉट कैसे बताएंगे कि हमने कितना पुश किया था इसको? इसको मेजर करने की कोई डिवाइस तो है नहीं। हाँ, अगर तुमको कोई न्यूमेरिकल में ये कह दे ना, अगर कोई तुमको न्यूमेरिकल में ये कह दे कि इस पर्सन के पुश करने की वजह से स्पीड 10√2 से बढ़ करके 20 हो गई थी, मतलब अगर मैं ये कह दूं कि मान लो अगर ये कहा जाए कि ड्यू टू पुश बाय द पर्सन, जो स्पीड जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो कितनी थी, स्पीड कितनी एक्सपेक्टेड थी हमको, अगर हम वो पर्सन उसको पेंडुलम को पुश नहीं करता तो क्या स्पीड हम लोग कर रहे थे, उम्मीद कितनी कर रहे थे? 10√10 is now 20 मीटर पर सेकेंड। ये बात समझ में आ रही कि एक्सपेक्टेड क्या था? मतलब आप अगर ये पर्सन अगर ये पर्सन पेंडुलम को मीन पॉइंट पर धक्का ना देता तो ये पेंडुलम मीन पॉइंट पर 10√2 मीटर पर सेकेंड से आ गया होता, लेकिन पर्सन ने धक्का दे दिया तो 10√2 की बजाय कुछ और हो गया, इज नाउ 20 मीटर पर सेकेंड। एग्जाम्पल है जस्ट, ठीक है ना, ओनली फॉर द एग्जाम्पल। अब आप ये मत मान लेना कि 20 क्यों हो गया, मैंने एक एग्जाम्पल कोट किया आपको। तो अब आप बता सकते हो कितनी हाइट तक जाएगा? 20 मीटर। हाँ, क्योंकि इससे अब नई एनर्जी क्या होगी, इसकी नई एनर्जी क्या हो गई, धक्का देने के बाद उसकी नई एनर्जी क्या होगी? तो इसकी नई एनर्जी निकाल लो, हाफ इसका मास 400 और 20 का स्क्वायर 400। तो जब तक ये 400 जूल एनर्जी, यानी कि अब जब ये नई हाइट पर आएगा तो यहाँ पर एनर्जी इसकी 400 जूल होगी, और ये इसकी नई हाइट मास इंटू ग्रेविटी इंटू नई हाइट। अब इससे निकाल लो कि नई हाइट कितनी बनेगी इसकी? 20 मीटर। हाँ, तो 20 मीटर तक चला जाएगा। मतलब ये बहुत एग्जांपल्स हो गए, अब तो क्लियर हो गया कि अभी भी डाउट है कोई? मतलब 4-5 एग्जांपल कोई डाउट नहीं है। ये समझ में आ गया कि पेंडुलम यस की, सर, डाउट। यस सर, ये समझ में आ गया समझ आ गया सर। कि हाँ, कि पेंडुलम की एनर्जी। अब देखो एक तरीका और होता है, देखो मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। एक और एग्जांपल क्या हो सकता है, देखो एक और तरीका है पेंडुलम की मोशन को स्टार्ट करने का।
सपोज पेंडुलम कहीं पर हैंग कर रहा था, ठीक है, पंचिंग बैग जानते हो? हाँ सर। यस सर। Yes, sir. तो वैसा ही कुछ है। मान लो यहाँ पर क्या हुआ कि ये पेंडुलम नीचे था एम मास का, ठीक है, मास हम यहाँ पर इसके बाद चेंज कर लेते हैं, 5 किलोग्राम कर लेते हैं। अब किसी पर्सन ने क्या किया, इस पर एक पंच मारा, यहाँ पर पर्सन ने इसको पंच किया, और पंच करने की वजह से ये जो बॉडी है ये लेट से 10 मीटर पर सेकंड से आगे बढ़ी पंच करने की वजह से। तो ये कितनी हाइट तक जाएगा पेंडुलम, ये निकाल सकते हैं कि कितना ऊपर तक उठेगा ये? बोलो, क्या ये हाइट बता सकते हो? दैट मीन्स हाउ हाई द ऑब्जेक्ट विल मूव। है ना? हाँ हाँ। अभी बताओ, जब आपने पंच किया और 10 मीटर पर सेकंड है, सुनो सुनो, पहले ये बताओ कितनी एनर्जी है यहाँ पर? हमेशा एनर्जी स्टार्टिंग पॉइंट पे लिखा था। 500 एनर्जी यहाँ पर कौन सी फॉर्म है एनर्जी का? काइनेटिक फॉर्म है कि पोटेंशियल फॉर्म है? सबसे नीचे वाले पॉइंट पर काइनेटिक काइनेटिक फॉर्म। हाफ इंटू 5 इंटू 10 स्क्वायर कर दो, तो 250 जूल। 250 जूल्स। अब जब आप मैक्सिमम हाइट पे चले गए, मतलब एक टाइम बाद ये पेंडुलम का मोशन स्टॉप हो जाता है, एक टाइम बाद पेंडुलम की मोशन स्टॉप होती है। जहां पर मोशन स्टॉप होती है उसको कहते हो कि एक्सट्रीम पॉइंट है ये। तो एक्सट्रीम पॉइंट पर, मतलब जब हम एक्सट्रीम पॉइंट पर चले जाते हैं तो एक्सट्रीम पॉइंट पर एनर्जी पोटेंशियल के फॉर्म में आएगी, इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल। तो अगर ये पोटेंशियल के फॉर्म में है तो इसको मास इंटू ग्रेविटी और इंटू एच लिख दो। लेकिन ये 5 मीटर। हाँ, ये वाली एनर्जी और 250 सेम होनी चाहिए, एनर्जी कंजर्व होती है। 5 मीटर। हाँ, मतलब ये सेम 5 वैल्यू। मीटर। अब इनको इक्वेट कर दो, तो 250 इक्वल टू 50h, यानी कि 5 मीटर तक जाएगा ये। ऐसे भी कर सकते हो। कुल मिलाकर के मेरा ये कहना है कि mg फॉर्मूले से सब निकल सकता है। नहीं, फॉर्म कहने का मतलब ये है कि पेंडुलम ने कैसे अपना मोशन स्टार्ट किया था ये तो मुझको बताना पड़ेगा उसको भाई, क्योंकि पेंडुलम अपने आप थोड़ी झूला झूलने लगेगा। पंचिंग बैग अपने आप क्या कमरे में झूलते रहेगा? कोई जा करके डिस्टर्ब करोगे ना उसको। पार्क में झूला लगा है तो क्या अपने आप झूलेगा वो? कोई ना, उस पर कोई ना जाए तो अपने आप झूलता रहेगा वो? नहीं सर, ऐसा तो नहीं होगा। तो अब कोई भूत वाला तो है नहीं, लगेगा। तो इसका मतलब पेंडुलम ओरिजिनली रेस्ट पे होते हैं। हम लोगों में से कोई ना कोई जाता है, दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप पेंडुलम को पंच करो पंचिंग बैग की तरह, या उसको पीछे पुल करके और फिर छोड़ दो। तो दोनों में पुल लगाना पड़ता है काफी देर। मतलब दोनों में से हमको ये पता हो जाता है कि इसके पास क्या एनर्जी होगी, और आगे वो पेंडुलम उतनी ही एनर्जी के साथ अपने मोशन को कंटिन्यू रखेगा। ठीक है, ये बात समझ में आई? सर अगर वो टेढ़ा मेढ़ा करके जाएगा तब तो समझ उसका height आ कम हो जाएगा। अच्छा, क्या पूछो बच्चा? आपकी आवाज तो इसमें मिक्स हो गई थी। हाँ सर अगर अब किसी पर्सन ने पंचिंग बैग को पुश किया तो फिर सर अगर वो पंचिंग बैग टेढ़ा मेढ़ा जाएगा तो फिर ये भी हो सकता है कि उसका जो हाइट है वो कम हो जाएगा। अब टेढ़ा मेढ़ा अजीब होता है सर, वो कभी हम मारते तो सर सर्कुलर मोशन में भी आ जाता है। अरे भैया मेरे, वो पेंडुलम नहीं है यार, पेंडुलम नहीं है वो, उसका एक एग्जांपल कोट किया गया है। और फिर मैं बोल रहा हूँ आपके पेपर पे जो आप साइंस पढ़ रहे हो, रियल लाइफ में इससे डिफरेंट रिजल्ट आएंगे। ये तो मैं समझा रहा हूँ कि आप पेपर पे जो पढ़ते हो वो आइडियल चीज होती है, साइंस पेपर पे थोड़ी होती है कभी। ये तो मेरे मन में ख्याल, मतलब मेरे मन में हो रहा है कि ऐसा कुछ होना चाहिए। देखिए, जो मैं सोच रहा हूँ अगर उसका 90% भी एक्सपेरिमेंट में हो जाता है तो साइंस वाले ये मान लेते हैं कि एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया। तो आप हर चीज का आंसर नहीं दे सकते ये भाई वो टेढ़ा मेढ़ा क्यों चला गया। अरे वो चला गया, वो एक रियल सिचुएशन है, उसका अलग अलग कंसेप्ट है। सर शायद से फोर्स की डायरेक्शन हमने कहीं और लगा दी हो, एकदम सेंटर पे ना लगाई हो। डिफरेंट, हाँ वो डिफरेंट है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल दिखाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, फ्रीली फॉलिंग बॉडी। अब ये बताओ, एक बॉडी को आप कितनी हाइट से छोड़ोगे, क्या आपको पता नहीं है? मतलब आपको कोई चीज जमीन पे गिरानी है तो कौन डिसाइड, है ना? तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जब हम एक बॉडी को नीचे गिराएंगे, देखिए, तो पोजीशन ए उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, पोजीशन ए स्टार्ट हो रहा है जहां वो रेस्ट पे है। तो कितनी एनर्जी होगी यहाँ पर?
जब उसको रेस्ट पे स्टार्ट करोगे तो कितनी एनर्जी होगी, अलग अलग बताना। पॉइंट ए पर कितनी एनर्जी होगी, काइनेटिक के फॉर्म में कितनी होगी? सर 0। सर 0। पोटेंशियल के फॉर्म में mgh, टोटल इतना ही हो गया। अब जब वो बी पॉइंट पर आ गया तो बी पॉइंट पर बॉडी मोशन में है v स्पीड से, तो बी पॉइंट पर एनर्जी जब लिखेंगे तो काइनेटिक वाला लिखोगे हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल वाला अब वो छोटे h पे है, अब उसकी हाइट छोटा वाला h है, स्मॉल h, तो टोटल एनर्जी लिखेंगे हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एच। जब पॉइंट सी यानी ग्राउंड पर आ गए, ग्राउंड पर, तो काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे हाफ एम, इसको वी एफ लिखा है फाइनल, एफ मतलब फाइनल। ग्राउंड पे आके पोटेंशियल 0 हो गया, तो अब टोटल एनर्जी मेरी बन गई हाफ एम वी एफ स्क्वायर एन प्लस 0। अब मैं कह रहा हूँ ये दोनों बराबर होने चाहिए, ये दोनों एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी सारे पॉइंट्स पर सेम होनी चाहिए। कैसे? तो अब इसको प्रूफ भी करते हैं, इसका प्रूफ भी है। ये प्रूफ करोगे कि ये टोटल एनर्जी सेम आएगी। कैसे प्रूफ करेंगे देखो। हम लोग को ये पता है कि एक्सेलरेशन जो होता है ना, एक्सेलरेशन इन फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करे, फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट में कितना एक्सेलरेशन कहते हैं उसमें? कोई बॉडी अगर फ्रीली गिर रही है, हवा में गिर रही है, तो कितना एक्सेलरेशन होगा उसमें? 9.8 मतलब जी के, उसको जी कह देना, जी, उसी को तो जी से डिनोट करते हैं, स्मॉल जी से। यस सर। स्मॉल जी। अच्छा हाँ, अब एक सुनो, अब इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करो, थर्ड वाली, तीसरी इक्वेशन जो होती है v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस as 2as, ठीक। तो इससे क्या होगा देखो, मैं ये इक्वेशन कहाँ से कहाँ तक के लिए लगा रहा हूँ, इसका सुनना। ये इक्वेशन किन दो पॉइंट्स के बीच में लगाने जा रहा हूँ, तो मैं ये इक्वेशन लगाऊंगा फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, फ्रॉम ए टू बी। तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे अगर बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुई थी तो? सर 0। एक्सेलरेशन को हम g लिख देंगे, और डिस्प्लेसमेंट पॉइंट और ए, नहीं, पॉइंट ए से पॉइंट बी में ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट, H माइनस स्मॉल। हाँ ये डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी ये होगा। ए से बी तक का डिस्टेंस देखो आप, ए से बी तक का, तो ये कैपिटल H माइनस स्मॉल h, ठीक है। अब आप एक काम करेंगे, अब आप एक काम करिए, यहाँ से जो v स्क्वायर की वैल्यू आई है इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे, यहाँ पर v स्क्वायर को पुट करेंगे, और यहाँ पर v स्क्वायर पुट करके इसको दोबारा देखेंगे कितना होगा, फिर से देखते हैं। तो नौ हाफ m v स्क्वायर की जगह हम रख देंगे 2g इंटू कैपिटल H माइनस स्मॉल h, और बाहर mg स्मॉल h। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, m को स्क्वायर नहीं किया आपने। स्क्वायर तो है, ये v स्क्वायर है यहाँ पर। ओके सर, सही लिखा है बच्चा, सही लिखा है। अब ये हो जाएगा mg कैपिटल H माइनस mg स्मॉल h और प्लस mg स्मॉल h, ये दोनों कैंसिल हो गए, यानी ये टोटल आ गया mg कैपिटल H। इसका मतलब क्या हुआ कि पॉइंट बी की जो टोटल एनर्जी है, पॉइंट बी की टोटल एनर्जी वो प्रूफ होके आ रही है mg कैपिटल H, और पॉइंट ए की टोटल एनर्जी क्या थी, वो भी हमारे पास mg कैपिटल H थी। तो क्या ये प्रूफ नहीं हो गया कि जितनी एनर्जी ए पॉइंट पर होगी उतनी ही एनर्जी बी पॉइंट पर होगी? Yes, sir. तो यही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहलाता है कि टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। yes sir आई बात समझ में ये चीज? Yes sir। अब इसके ऊपर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखना। एक प्रॉब्लम ये है, दो प्रॉब्लम्स कराएंगे आपको ना, एक प्रॉब्लम, प्रॉब्लम 2। तो कोई बॉडी देखो, किसी भी बॉडी की मोशन का स्टार्टिंग पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो अगर मान लो एक बॉडी को हम लोगों ने सपोज 20 मीटर की हाइट पे ले जा करके ड्रॉप कर दिया, 20 मीटर की हाइट पे ड्रॉप किया इसको, तो आपसे पूछा जाए कि बताओ ग्राउंड पर क्या वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी एट ग्राउंड कितना होगा इसका? ये क्वेश्चन है कि वेलोसिटी ग्राउंड पे कितनी होगी।
तो हम क्या करेंगे, बॉडी का देखो एनर्जी स्टार्टिंग वाली बताओ कितनी होगी, और एनर्जी जब ग्राउंड पे आ गए तब कितनी होगी। बॉडी का मास स्टार्टिंग वाली 0 हो गया और ग्राउंड पे आने के बाद सुनिए, तो स्टार्टिंग में कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक या पोटेंशियल? सर काइनेटिक। स्टार्टिंग में ऊपर Sir, पोटेंशियल potential. होगी, नीचे काइनेटिक होगी। ड्रॉप कर रहे हो, ड्रॉप मतलब यहाँ पर 0 मीटर पर सेकंड होता है, यस सर। तो पोटेंशियल होगी वो हो जाएगी मास इंटू ग्रेविटी की वैल्यू 10 और हाइट की वैल्यू 20। जब ग्राउंड पर आ गए तो पोटेंशियल 0 हो गया, तो ग्राउंड sir. पर काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे हाफ इसका मास इंटू वी स्क्वायर, और ये दोनों सेम वैल्यू होनी चाहिए। इन दोनों को इक्वेट करो, इन दोनों को इक्वेट करो, तो हाफ m इंटू वी स्क्वायर बराबर m इंटू 10 इंटू 20। m और m कैंसिल, यहाँ से v आ जाएगा V 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड। सबसे बड़ी बात क्या है कि क्या ये बॉडी के मास पे डिपेंड कर रहा है आंसर? आंसर बॉडी के मास पे डिपेंड कर रहा है? नो सर। नो सर। आखिरी में तो आखिरी में मास कैंसिल हो गया ना। यस सर। यानी अगर ये 1 किलोग्राम का होता, या 2 किलोग्राम का होता, या 3 किलोग्राम का होता, तो क्या वेलोसिटी एट ग्राउंड अलग अलग आती कि सबके लिए सेम वेलोसिटी आती? सेम क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है मास के। अब अगर यहीं पर तुमसे ये पूछ लिया जाता है कि जब ये ग्राउंड से 12 मीटर की हाइट पे था, जब ये ग्राउंड से 12 मीटर की हाइट पे था, तो कितनी स्पीड होगी इसमें, अगर ये पूछा जाए, क्या आंसर लिखेंगे? स्पीड स्पीड एट 12 मीटर हाइट क्या रही होगी? तो देखो एट 12 मीटर की हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे हाफ पोटेंशियल एनर्जी, इसको जब लिखोगे 12 मीटर की हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी, तो मास इंटू जी और 12, और काइनेटिक एनर्जी 12 मीटर की हाइट पर लिखेंगे हाफ mv स्क्वायर। तो इनका टोटल करो। √240। हाँ ठीक है, टोटल करोगे तो हाफ mv स्क्वायर प्लस 120 m। अब किसी भी हाइट पर, वो 12 मीटर की हाइट नहीं, किसी भी हाइट पर टोटल एनर्जी जो होगी एट एनी हाइट, टोटल एनर्जी वो आपके स्टार्टिंग वाली वैल्यू के बराबर ये होना चाहिए। जितना आपके पास स्टार्टिंग में था वही चीज किसी भी हाइट पर होनी चाहिए। तो हम इनको इक्वेट कर देंगे, हाफ mv स्क्वायर प्लस 120 m इक्वल टू 200 m, और ये m कैंसिल कर जाएंगे, इससे 200 माइनस 120 80 इंटू 2 160। v स्क्वायर की वैल्यू 160 आ रही है, तो v की वैल्यू 4√10 मीटर पर सेकेंड। आई बात समझ में ये चीज? यस सर। ठीक है ना, आप किसी भी हाइट पर निकाल सकते हो, किसी भी हाइट पर। ठीक है बच्चा, अगर मान लो ऐसे कहा जाए ना, देखो एक और एग्जांपल कराते हैं, एक और एग्जांपल देखो। अगर हम एक बॉडी को नीचे से थ्रो करें, यहां से स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ नीचे है, और 20 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया इसको, 5 किलोग्राम की बॉडी है मान लीजिए, इसकी मैक्सिमम हाइट क्या होगी? मैक्सिमम हाइट पूछी गई है, कितना ऊपर तक जाएगा ये? तो सबसे पहला काम क्या करो, जब भी ऐसे क्वेश्चन है तो सबसे पहले, मतलब आपका स्टेप नंबर 1 होना चाहिए, सबसे पहले आप एनर्जी स्टार्टिंग वाली देखो कितनी होगी। तो एनर्जी स्टार्टिंग में दो पोर्शंस आएंगे, काइनेटिक एनर्जी कितनी थी स्टार्टिंग में, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी स्टार्टिंग में। तो काइनेटिक एनर्जी स्टार्टिंग वाली हो गई हाफ, उसका मास 5 किलोग्राम और 20 का स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे स्टार्टिंग में, तो कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, किस सरफेस तो क्या लिख दें पोटेंशियल एनर्जी? सर 0। ठीक, अब मैक्सिमम हाइट पर आ जाओ। तो मैक्सिमम हाइट पे जब चले गए तो ये बॉडी जब अपने मैक्सिमम हाइट पर है, मतलब और ज्यादा हाइट नहीं जा सकता ये सर mg। हाँ, तो मैक्सिमम हाइट पर ये बॉडी स्टॉप हो जाएगी, तो तब काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, सर 0 हो जाएगी। और पोटेंशियल mgh यानी कि 5 इंटू जी इंटू एच
यस सर। अब आप कहोगे क्या कि टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, टोटल एनर्जी की वैल्यू कांस्टेंट करेंगे। जब टोटल एनर्जी की वैल्यू कांस्टेंट करेंगे तो मेरे को क्या रिजल्ट मिल जाएगा? पहले वाली एनर्जी हाफ 5 इंटू 20 स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू 10 इंटू एच। कितना रहेगा Yes, आंसर? sir. 20 मीटर। 20 मीटर। 20 meters is the answer of height. ठीक है, ठीक है। एक और क्वेश्चन दिखाते हैं। ये जो कंसेप्ट है ना, ये स्लाइड्स पर भी काम करता है। ये चीज अगर हम स्लाइड करें तो मैंने थोड़ा सा पिक्चर बनाने की कोशिश की है कि यहाँ से कोई बच्चा जो है ऐसे सर अच्छा। ऐसे चढ़ करके सीढ़ी से गया और ऊपर से फिसल के आ गया नीचे, ठीक है? ऐसा ही कुछ होता है स्लाइड पार्क में, यस Yes, sir. है ना? सर तो देखो डायग्राम बढ़िया बना है ना, देखो। अब हाँ, तो ये पर्सन गया, तो क्या इस देखो ये बच्चा जब यहाँ पर चलता है तो क्या इसको वहां जा करके कोई धक्का देता है? आप बताओ। नहीं No, सर, sir. क्या बच्चे के पापा मम्मी भी जाते हैं कि ऊपर से उसको लात मार के नीचे गिराएंगे? No, sir. तो इसका मतलब यहाँ पर तो ये स्टार्टिंग पॉइंट तो यही हो ना, तो स्टार्टिंग पॉइंट पर एनर्जी किस फॉर्म में है? सर Sir, potential energy. पोटेंशियल तो वो mg। अब वो बच्चा फिसलता हुआ नीचे आ गया, है ना? वो बच्चा यहाँ से स्लाइड करता हुआ नीचे आया, तो सबसे नीचे आने पर कितनी वेलोसिटी होगी? सर हाफ Sir, velocity. तो जब नीचे आए तो एनर्जी काइनेटिक हो गई। अब इन दोनों को सेम होना पड़ेगा, जितनी एनर्जी ऊपर थी उतनी एनर्जी नीचे भी होनी चाहिए। Yes, sir. सर इक्विलिब्रियम होगा। तो इनको कर दो इक्वल। v इक्वल्स टू अंडर रूट 2 gh। 2g है। हाँ, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ये कंसेप्ट स्लाइड्स पर भी काम करता है। स्लाइड वाले कंसेप्ट पर फ्रीली फॉल कर रहा हूँ या स्मूथ स्लाइड, दोनों जगह काम करेगा। फ्रीली फॉल और Yes. स्मूथ स्लाइड, ध्यान रखना इसको। सर फ्री फॉल और स्लाइड, सर स्लाइड में सर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी सर किस पॉइंट पे होती है? सबसे नीचे, सबसे नीचे मैक्सिमम होती है। जहां पर पोटेंशियल जीरो होगी वहीं पर काइनेटिक सबसे ज्यादा होगी, ओके सर। क्योंकि सारी एनर्जी काइनेटिक के फॉर्म में है। मतलब हमने सारी एनर्जी मोशन में लगा दी अपने। तो जब और सारी, कंजर्व कहाँ पर हो रहा है एनर्जी? क्यों नहीं कंजर्व हो रहा है? सर वो फ्रिक्शन फोर्स भी तो लगा रहे हो, कहीं ना कहीं से रुक ही रहा है। फ्रिक्शन कहाँ है? स्मूथ स्लाइड है, मैंने लिखा है। सर तो क्या बिल्कुल फ्रिक्शन नहीं, एकदम सर ऑयल जैसी स्मूथ है। हाँ, अब न्यूमेरिकल कंसेप्ट है। आप वाटर स्लाइड, वाटर पार्क का स्लाइड ले लो यार। वाटर पार्क के स्लाइड में कहाँ फ्रिक्शन होता है? कितनी तेज नीचे आते हो? बहुत तेज नीचे आता है सर। कभी जाओ ब्लू वर्ड पे जाओ और इतनी सर इतनी, अरे जाओ, कितनी हाइट वाले स्लाइड है, नीचे आने में हालत खराब हो जाएगी। हाँ सर मैंने किया है। और वो वो जो टनल टाइप के होते हैं, टनल टाइप के सिलिंड्रिकल वाले जो होते हैं Sir, जिसमें tube वाली. ट्यूब, तो क्या अंदर ट्यूब से फ्रिक्शन जाता है। कितना चिकना होता है? अंदर फ्रिक्शन होता है वहां पर? सर वो पानी कंटिन्यूअस फ्लो होता है ना, इसीलिए चारों साइड से पाइपों से। हाँ, तो एक आइडियल कंडीशन में नहीं आ गया कि स्मूथ स्लाइड नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। 100% स्मूथ नहीं होगा लेकिन क्लोज टू 100% तो होगा ना। यस सर। तो ऐसे स्लाइड्स पर भी एनर्जी कंजर्व होती है और इसके लिए भी हम यही इक्वेशन लगाएंगे। एक और एग्जांपल दिखा रहे हैं तुम्हें। ये दो क्वेश्चन आपको खुद से करना है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है इसलिए मैं इसको नहीं करूंगा, है ना? इसको सेल्फ करना है आपको। सर होमवर्क। हाँ, नेक्स्ट इसको भी सेल्फ करना है। इसी तरीके के क्वेश्चंस हैं, अपने आप करोगे ये। अब ये पार्टिकल यहाँ से आएगा, मतलब ये एक स्लाइड टाइप का है। पार्टिकल हमने ए पॉइंट पर छोड़ा है ना? ए पॉइंट पर। तो यहाँ पर कोई बॉडी, देखो अब पार्टिकल इज प्लेस्ड, रखा गया है ए पर, फ्रिक्शनलेस ट्रैक। क्या लिखा है? इट इज, आगे क्या लिखा है? पुश्ड, क्या है, क्या लिखा है यहाँ पर? स्लाइटली पुश को Push slightly. Push slightly क्या मतलब? towards the नहीं, right. सुनो। अरे बच्चा, पूरा सेंटेंस नहीं कह रहा हूँ मैं, पढ़ने का मतलब इसका क्या मतलब निकालोगे? स्लाइटली पुश करने का क्या मतलब हुआ? Sir, energy है। ऊपर आ गया है, एनर्जी दी है, एनर्जी की पुश नहीं, काइनेटिक एनर्जी जीरो है। स्लाइटली का मतलब जीरो, स्लाइट मतलब लगभग जीरो। तो ये, और ये 1 मीटर की हाइट, 1 मीटर की हाइट पर है, तो इसमें पोटेंशियल होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी लगेगा. Yes. यस एमजी है। mg और हाइट कितना रखेंगे? 1। अब जब वो 1 बॉडी, मीटर. हाँ, अब जब वो बॉडी बी पॉइंट पर आ गई तो
तो बी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगा। तो वी हो गई। तो बी पॉइंट पर सर हाफ mv स्क्वायर। और क्या हाइट नहीं है वहां पर? बी पॉइंट पर हाइट नहीं दिख रही है? बी पॉइंट पर भी तो पॉइंट मीटर सर प्लस mg, प्लस प्लस तो प्लस mgh। अब ये तो जो दोनों B- इक्वल। हाँ, जो ए वाली एनर्जी थी, देखिए ए वाले पॉइंट पर एनर्जी कितनी थी? तो mg इंटू वन, जी वहां पर जीरो काइनेटिक एनर्जी थी। इन दोनों को इक्वेट कर दो, करो इन दोनों को इक्वेट कर दो, ये दोनों इक्वल है। इसमें कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? सर m चला जाए। आंसर बताओ एबीसीडी में से। सर √10। बी ऑप्शन सही है ना? यस सर सही है। बी होना चाहिए √10। चलो सर √10। हाँ, एक और देखो, ये भी वैसा ही है, ये भी वैसा ही है। सर इसमें सर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कर्व पे होगी ना? हाँ देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी ए से स्टार्ट हो रहे हैं। ये स्काई जंप है। A skier weighing 60 किलोग्राम force stand at A. At the top of sky jump, he moves from A to B. मतलब ये पहले A से B तक फिसल करके आएगा, A से B तक फिसलता हुआ आया और B पॉइंट पर आकर के जंप करेगा। तो पहला क्वेश्चन, चेंज इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन A एंड B। तो जब हम पॉइंट A पर हैं तो हमारे पास देखो, पॉइंट A और पॉइंट B की हम अलग अलग बात कर लेते हैं और एक टेबल टाइप का बनाओ, काइनेटिक कितना है और पोटेंशियल कितना है। तो पॉइंट A पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है? तो पॉइंट A से हम स्टार्ट हो रहे हैं सर 0। सर 0 है। और पोटेंशियल 75 मीटर की हाइट पे हो, सर mgh। सर mgh। mg इंटू 75। अब जब B पॉइंट पर आए तो B पॉइंट पर कुछ वेलोसिटी होगी, यस सर। तो हम लिखेंगे सर हाफ हाफ। mv सर स्क्वायर। हाफ mv स्क्वायर। और अब हम 15 मीटर और की सर- हाइट पर, m सर into 10 into m into 15। 15। सर दोनों को प्लस करके इक्वेट करेंगे। ना जी, यस सर। क्वेश्चन पढ़ो पहले, सर क्वेश्चन डिफरेंस पढ़ो। निकालना है। सर क्वेश्चन पढ़ो। mg पहला 16 kg। पहला क्वेश्चन तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज हुआ? पहले आपके पास 750 था, यहाँ पर ये वैल्यू थी 750 इंटू मास, और अब आपके पास 150 इंटू मास है। तो चेंज कितना हुआ आपका? सर 5 टाइम्स। लेकिन जब चेंज होता है ना, तो चेंज में हमेशा फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू, तो मतलब बाद वाली वैल्यू 150 है में, और पहले वाली वैल्यू 750 है। तो ये आंसर बनेगा -500 -500। और मास यहाँ दे रखा है 60, तो -500 इंटू 60। हाँ जी बच्चे। सर स्केयर का वेट 3000। 60 kg है, तो वो वेट हुआ ना, तो हम 10 से मल्टीप्लाई 60, अच्छा हाँ, नहीं सही तो है यार। सर 600 आएगा। सर, सही है, सही 500 का 600। सर सही। यस सर। नहीं बच्चा, 60 आएगा, सही है वो। सर -3000। -6,000 डाला चाहिए। 30,000। हाँ सर जी। सर 750 150 सब्ट्रैक्ट करें तो सर 60 आएगा। अरे यार ये गड़बड़ हो गया। हाँ यहाँ 600 सर सर वही मैं 600 आना चाहिए था। सॉरी सर ये बच्चे, लोग गलत बता रहे हैं। 6 इंटू 6 36 हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी। हाँ अब ठीक है ना? यस सर। यस सर। अब बी पार्ट सोचो, बी पार्ट क्या कह रहा है? 75% ऑफ द एनर्जी इन पार्ट ए बिकम्स काइनेटिक एनर्जी, यानी कि इसमें एनर्जी कंजर्व नहीं हो पाई है। 75%, इस 36,000 का जो 75% होगा वो बी पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी है। सर -36,000 मतलब 75% ऑफ दिस 36,000, 75% ऑफ एनर्जी इन द सर पार्ट सर माइनस कंसीडर करेंगे। नहीं, काइनेटिक एनर्जी माइनस में नहीं आ सकती ना कभी। सर 360 into 75। तो 75% ऑफ एनर्जी इन द पार्ट ए बिकम्स, यानी इक्वल द काइनेटिक एनर्जी एट बी, यानी कि हाफ mv स्क्वायर। सर 27,000। और यहाँ पर भी m को 60 रख देंगे। सर 30 मीटर पर सेकंड। 30 meters per second आएगा। ओके,
ये है क्वेश्चन। सर वो कन्वर्जन करना पड़ा था सर, उसके बाद सर कन्वर्ट करके। अब ये बताओ पहले तो कि पूरी एनर्जी काइनेटिक क्यों नहीं हो पाई, इससे मैं मतलब बाकी 25% कहाँ चला गया? तो बाकी पोटेंशियल एनर्जी नहीं यार, पोटेंशियल नहीं सर, उधर हाइट भी है। नहीं, ये रियलिस्टिक कंडीशन पे है कि ये सरफेस जो होगा इसमें कुछ रफनेस होगी तो एनर्जी कुछ हमारी सर लूज होगी, लूज हो गई। हाँ जी सर, क्वेश्चन में ये नहीं लिखा ना कि एग्जैक्टली स्मूथ है, तो सर हाँ, रफ कहीं तो कहीं नहीं लिखा है स्मूथ है ये। मतलब पिछला क्वेश्चन जो था ये एक आइडियल कंडीशन है, लेकिन प्रैक्टिकली ये स्मूथ होता नहीं है। तो प्रैक्टिकली जो हम पोटेंशियल एनर्जी लूज करते हैं वो 100% काइनेटिक में नहीं जाता है। कंसेप्ट समझ पा रहे हो रियल लाइफ में और प्रैक्टिकल लाइफ में? यस सर, समझ गए। क्योंकि हाँ, मतलब थ्योरी में तो आप ये कहते हो कि कुछ भी एनर्जी लॉस नहीं होगी, जितना एनर्जी यहाँ पर उतनी ही एनर्जी यहाँ पर, लेकिन रियल लाइफ में जितनी एनर्जी स्टार्टिंग में थी वो 100% यहाँ पर नहीं आ पाई, सिर्फ 75% आई, उसकी 25% लूज हो गई। अब क्वेश्चन पूछेंगे कहाँ लूज हो गई? क्या सर फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो गई। हाँ, फ्रिक्शन में मतलब जब रफनेस होती है तो बॉडी जब किसी चीज को रगड़ करके चलते हो ना, रगड़ करके, तो टेम्परेचर बढ़ जाता है वहां पर। अपने दोनों हाथों को रगड़ो 2 मिनट के लिए, हीट एनर्जी। हाँ ये मतलब है। दैट मीन्स कि अदर 25% एनर्जी में कन्वर्ट करा। हाँ goes into heat। हीट एनर्जी में चला गया। अब ये न्यूमेरिकल्स हैं यार, सोचा साइंस ऐसे ही पढ़ी जाती है बच्चा, पहले आइडियल कंडीशन पढ़ी जाती है, फिर रियलिस्टिक कंडीशन पे आते हैं कि क्या होगा। साइंस को ना डायरेक्ट रियलिस्टिक मोड में अगर पढ़ना स्टार्ट करोगे तो टफ है, तो पहले सिंपल मॉडल बनाए जाते हैं। आप अपने स्कूलों में क्या बनाते हो, किसी प्रोजेक्ट का मॉडल बनाते हो कि एक्चुअल में वो प्रोजेक्ट बना के ले जाते हो? आपसे कहा जाता है अच्छा विंड मिल का मॉडल सर प्रोजेक्ट का मॉडल सर मॉडल बनाते हैं सर, प्रोजेक्ट बनाएंगे तो स्कूल वाले निकाल देंगे। फिर तो ये वैसा ही होता है, मतलब पहले एक मॉडल तैयार होता है, फिर मॉडल को इम्प्लीमेंट किया जाता है, फिर उसके ड्रॉबैक समझ में आते हैं कि इसमें यार एक प्रॉब्लम्स हैं, तो साइंटिस्ट लोग उसके ऊपर काम करते हैं कि इसको और कैसे कम कर सकते हैं। ठीक है बच्चा लोग? यस सर। यस चलो सर। तो ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया। अब इस सर चैप्टर अगली क्लास में कौन सा टॉपिक स्टार्ट होगा? अभी रिवीजन होगा, उसके बाद साउंड होगा, है ना? सर इसका वीडियो अपलोड करिएगा यूट्यूब पे। मैं आज लेट क्लास ज्वाइन किया था तो मैंने पूरा पढ़ नहीं पाया था। मैं तो डेली अपलोड करता हूँ, ये भी अपलोड डेली कर देते हैं आप। हाँ सर चैनल का नाम क्या है? पीएलएस फिजिक्स। हमें बता तो रखा है। चलो अभी ना इसको खत्म कर रहे हैं, फिर अगले क्लास में मिलेंगे फिर, है ना?